ओके सर, स्टार्ट करता हूँ आज क्लास। और जावा पर बात हो गई थी और रैक का इंटरव्यू थोड़ा सा मैं लास्ट टाइम करवाया था, उसी को रिकैप करते हैं और कंटिन्यू करते हैं आगे उससे मजीद। एक और फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर, क्लास 4 इंडेक्स। सॉरी, हमें यहाँ पे कोई फोल्डर भी फिलहाल क्रिएट नहीं करना है। ऐसे ही है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 7 to 8 मंथ्स आ चुके हैं। ठीक है, अच्छा अभी मुझे ये रीज़न भी समझ में आई है कि मैं जो पढ़ा रहा था 2-3 क्लास में, आपको क्यों लग रहा है कि मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ। उसकी रीज़न यही है कि सिंपल सी, आप लोगों ने पिछले 7 महीनों में HTML CSS और JS करी है, ऐसा ही है। तो मुझे मोस्टली कोर्स मिलते हैं उस 3 मंथ्स के अंदर HTML CSS जावास्क्रिप्ट को कंप्लीट करना होता है, तो पढ़ाना भी उस हिसाब से वहाँ पे पड़ता है। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने काफ़ी टाइम इसमें हो गया, तो आगे जो आप लोगों की रेड नोड एक्सप्रेस और मोंगोडीबी है, इसका थोड़ा सा माइंड क्लियर कर लीजिएगा। मई तक तो आपका वैसे ही कोर्स एंड होना था, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना भाई। तो अब मई तक तो ये हो नहीं सकता है, शायद बनता है ना कि जब आप 7 महीने में HTML CSS जावास्क्रिप्ट कवर की है तो 2 या 3 महीने में, 2 महीने में। अच्छा, एक बार मैं क्लियर कर दूं क्लास के हवाले से कि क्लास आपकी जो होगी, रमजान टाइमिंग जो आपकी है वो आपकी मंडे और ट्यूसडे होती है ना क्लास से। आपकी एक ही दिन क्लास कंडक्ट होगी मंडे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट काफ़ी दूर से भी आते हैं, जैसे कोलंबी से कोई आ रहा है और कहीं से भी आ रहा है, मैं खुद भी मलिक से आ रहा हूँ। तो बजाय से हम 2 दिन 45 मिनट से 1 घंटा में आने में लगे और फिर जाने में वापस लगे, 2 घंटे हमारे साथ निकल रहे हैं और हम 1 घंटे की क्या किया, 1.5 घंटे या क्लास कंडक्ट कर रहे हैं। तो उससे बेटर है कि एक ही दिन बंदा आ जाए और थोड़ा सबर से काम लेना पड़ेगा। हमारी 3 आवर्स की क्लास होगी, तो जब मुझे रोज़ में पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो आपको यहाँ बैठने में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसलिए वीक में एक ही क्लास कंडक्ट होगी। हमारे पास चॉइस थी, या तो 2 दिन हम लेके चले जाते 1.5 घंटा, या फिर हम लोग एक दिन रख लेते। तो मैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ गया था कि हम लोग 3 आवर्स की हमारी क्लास होगी 10 to 1 PM, और बीच में हम देख लेंगे आप लोग थोड़ा सो रहे हुए कुछ तरह हुआ तो कुछ ब्रेक तो हो नहीं सकती खाने पीने की। ठीक है, तो 15 to 20 मिनट्स हम बीच में गैप ले सकते हैं ताकि हम थोड़ा फ्रेश हो जाए। और बाकी क्लास आप लोगों की एक ही दिन कंडक्ट होगी, मंडे सिर्फ होगी, और 10 to 1 PM जो भी है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया गया ना ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो उससे क्लियर हो गया होगा कि क्लास की टाइमिंग क्या है। अच्छा, और कोर्स का मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पर मई तक पॉसिबल नहीं है। आप लोगों को कोर्स आगे जाएगा, वो आज मैं क्लियर कर लूँगा कितना आगे तक जाएगा, और किसी को इशू है सर क्यों आगे जा रहा है वो भी डिस्कस कर सकते हैं एडमिन वहाँ से जाके, जो भी है। क्योंकि ये रमज़ान में आपकी जो रमज़ान में वाली और इनपुट कोई दे ही नहीं पाएगा ना, मैं दे, और मैं दे भी दूंगा तो आप लोग उस तरह से आधी वहाँ सो रही होगी, जो भी है सर सैलरी के बाद सोई नहीं थी, जो भी है। तो आपका एटलीस्ट मई कुछ नहीं भी आपकी जुलाई तक जाएगा ही। ठीक है, जुलाई या अगस्त के मिड तक इस तरह जा सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में क्लैरिटी जो आपको मैं क्लास के एंड में दे दूंगा, अगर वो यासिर भाई आगे तो उससे डिस्कस करके। खैर, HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ के आ चुके हैं, अब रैक क्यों पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ये लास्ट क्लास में थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया था, दोबारा पूछ रहा हूँ क्या रीजन बन रही भाई। फारिग बैठे हो, टाइम तो वैसे हमारा शॉर्ट है, तो बस खत्म करते हैं कोर्स यहीं पे। रैक क्यों पढ़ रहे, रीजन अभी तक काम नहीं चल रहा था हमारा HTML CSS जावास्क्रिप्ट करके। ठीक है, पहली चीज़ हमारे पास ये आ गई कि हम लोगों ने लास्ट में सिनेरियो देखा था कि हमारे पास अगर सपोज कर लें 4 से 5 स्क्रीन्स आती हैं और उन सब में मेरा हेडर फुटर डुप्लीकेट हो रहा है, बार बार मुझे कोड रिपीट करना पड़ रहा है। ठीक है, और सेम इस तरह मेरा साइड बार है, वो भी मुझे हर स्क्रीन पे कोड कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है। तो मतलब कि कोड के अंदर डुप्लीकेसी मेरे पास आ रही बार हर जगह पर। ठीक है, कोड मेरा रिडंडेंट हो रहा है। ठीक है, तो इस इशू को रिजॉल्व करने के पहला इशू तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए वापस रेक्ट आई कि हम कंपोनेंट्स बना लेंगे। अब कंपोनेंट्स आप सुनेंगे रेक्ट के अंदर, रेक्ट काम ही किस पे कर रहे हैं, कंपोनेंट्स पे कर रहा है। ठीक है,
कंपोनेंट्स को आप टुकड़े भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट्स है क्या, ये बताएगा सर? एक पढ़ी नहीं, आप पूछ रहे चीजें। HTML के अंदर एलिमेंट्स पढ़े थे, टैग्स पढ़े ना, वीडियो, ऑडियो, स्पैन, डिव, फुटर, हेडर, आर्टिकल, ठीक है। ये सारे HTML के एलिमेंट्स आप लोगों ने खुद से क्रिएट नहीं किए थे, आपको HTML बिल्ट इन मिल रहे थे, आप उसको यूज कर रहे थे, ठीक है। HTML4 तक अगर हम काम करते थे तो वहां पर हमारे को ऑडियो, वीडियो या आर्टिकल के टैग नहीं मिल रहे थे, ठीक है। तो HTML के जिसने भी क्रिएट किया लेकर आया मार्केट के अंदर, तो उसको लगा कहीं ना कहीं जाकर कि ऑडियो वीडियो टैग इस तरह की चीज़ है जो कि बार बार हर कोई अपने वेबसाइट में यूज़ कर रहा है, तो उसको शायद उस काम के लिए स्क्रैच से सारा कोड बार बार लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो उस बंदे ने क्या किया, ऑडियो वीडियो के टैग बिल्ट इन HTML5 के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिए। अब आप इजीली उसको यूज़ करोगे, आप कोई स्क्रैच से चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है। स्क्रैच से मतलब क्या है कि अगर मैं ऑडियो टैग यूज़ करता हूँ, किसी ने किया हो, तो उसमें आपको पूरा का पूरा प्ले, पॉज, आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन और ये सारे ऑप्शन बिल्ट इन मिलते हैं। आप कोई भी इसमें कोड नहीं लिखते खुद से, ठीक है। सिर्फ आप सोर्स देते हो अपनी फाइल का, दैट्स इट, और कंट्रोल्स आप एट्रीब्यूट यूज कर रहे हो, दैट्स इट, आपका काम हो रहा होता है, ठीक है। तो सेम इस तरह से अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करता हूँ, अब मैं किसी वेबसाइट के अंदर आया, सपोज कर ले हम रैक की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं जो ऑफिशियल साइट है इनकी। अच्छा, रेक्ट JS और रेक्ट एक ही चीज़ है, ऑल्टरनेटिव नेम है। कभी कोई रेक्ट यूज़ कर रहा होता है, कोई रेक्ट JS बोल रहा होता है, रेक्ट नेटिव अलग है, ठीक है। वो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यूज़ हो रही होती है, तो एक डिफरेंट चीज़ है टोटली, ओके। यहाँ पर अगर मैं देखूँ, सपोज कर लीजिए मैं कुछ सेक्शन दिखा रहा हूँ, 2-3 एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर। ये पहला सेक्शन अगर आप सपोज करें तो ये फर्स्ट सेक्शन, ठीक है, साथ में आपको ये वाली चीज़ भी आ गई। ये सेकंड सेक्शन है आपके पास, ये थर्ड है, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। 5 को हमने लेते हैं फिलहाल। इन 5 के अंदर आप देखो तो कोई ऐसा, मैं HTML का भी फिलहाल एलिमेंट ही बोलता हूँ, ठीक है। और वो आपका मैं स्टार्टिंग से आता हूँ, दिस वन, ये आपका, या इसको छोड़ें, बटन को देख लेते हैं। बटन यहाँ पे कहाँ गया, ये बटन आप देख रहे हैं, दिस वन बटन सबको विजिबल है। ये बटन आपके पास इस वेबसाइट में, इस पेज के अंदर और भी कहीं ना कहीं यूज हो रहा होगा। ये रहा। लेआउट की बात करूँ, सेम है, टेक्स्ट जो है वो चेंज है, उसको छोड़ दो फिलहाल, ठीक है। अगर आप HTML के बटन भी यूज करते हो तो उसका स्टाइल सबका सेम रहता है ना, अंदर आप टेक्स्ट जो मर्जी डालो, मुझे नहीं पता उसका, ठीक है। सेम मैं नीचे आता हूँ यहाँ पर, ये ठीक है। अब कंपोनेंट्स होते क्या है, बनते किस तरह से, और कहाँ हम कंपोनेंट बनाएंगे, किस चीज़ को कंपोनेंट बनाएंगे, उस पर देखते हैं। भाई कंपोनेंट जिस तरह की ऑडियो वीडियो टैग है ना, HTML वालों को लगा कि भाई बार बार यूज हो रहे हैं, उन्होंने उसका पकड़ के HTML का एलिमेंट बना दिया। कंपोनेंट भी कुछ नहीं है, आपको लग रहा है कि आपकी वेबसाइट में कोई ऐसा पीस ऑफ कोड है, कोई ऐसा आपके पास हेडर या फोल्डर, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको लग रहा है बार बार रिपीट हो रही है आपके पास। आप सिंपल उसको कोड को उठाओगे, उसका सिंपल एक कंपोनेंट बना दोगे। बनाना किस तरह से वो आगे चल के देख लेंगे। और HTML कंपोनेंट बन किस तरह से होता है, वही आप HTML के कोड यूज कर रहे होगे, और साथ में आप जावास्क्रिप्ट भी कहीं ना कहीं यूज कर रहे होगे, जो कि मैं लास्ट क्लास में बताया गया था, JSX। हम लोग HTML और जावास्क्रिप्ट एक साथ एक फाइल के अंदर, रेक के अंदर लिख रहे होंगे, ठीक है। पहला रीजन तो ये था कि हमारे पास इशू ये था कि हमारा कोड बार बार रिपीट हो रहा है, तो उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए रेक ने क्या किया कि कंपोनेंट्स हमारे को इंट्रोड्यूस करवा दिए। हम कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है। और जिस तरह अभी सपोज कर लें, जिस तरह से आप एक फंक्शन को कॉल करते हैं, सेम उस तरह से आप एक कंपोनेंट को कॉल कर लेंगे, ठीक है। मतलब अगर आपका 100 लाइन का फंक्शन है, ठीक है, तो आपने एक फंक्शन बना लिया, और उसको अगर आपको 10 जगह पे यूज करना है, तो एक सिंगल लाइन ऑफ कोड में आप उसको कॉल करते रहेंगे और आप यूज करते रहेंगे। सेम इस तरह से कंपोनेंट के लिए अगर मैं बात करता हूँ हेडर की, तो आप जितना भी हेडर कोड था, सिंपल उसको उठाकर लाकर कंपोनेंट के अंदर रख दो, ठीक है। और उसको एक लाइन के अंदर आप मल्टीपल जगहों पे 10, 15, 20, 50 स्क्रीन के ऊपर आप उसको कॉल कर लो। तो पहले इशू तो रेक ने में ये रिजॉल्व कर दिया हमारे लिए कि हमारा जो कोड रिपीट हो रहा था, उसको हमने वो इसका सोल्यूशन निकाल दिया। सेकेंड इशू क्या आ रहा होता था कि रेक के अगर हम HTML सीरीज के ऊपर काम करते हैं, अगर एक स्मॉल एप्लीकेशन के लिए हम काम कर रहे हैं तो इतना कोई बड़ा हेडेक नहीं है, हम इग्नोर करते हैं। क्या इग्नोर करते हैं भाई, अगर आपकी
डायनेमिक वेबसाइट बनानी हो जिसमें आपके HTML CSS जावास्क्रिप्ट आपको DOM यूज कर रहे हैं, बार बार एलिमेंट को गेट कर रहे हैं, वैल्यू को सेट करवा रहे हैं, देन उसको DOM पे दोबारा से मैनिपुलेट करवा रहे हैं, बहुत सारा आपको काम करना पड़ा था। आप लोगों ने अगर सपोज कर ले EPS से कॉल किया डेटा और DOM के अंदर विजुअल DOM के DOM के शो करवाया यूजिंग DOM प्रॉपर्टीज या मेथड, आपको गेट एलिमेंट बाय आईडी है, सेट है, बहुत सारी चीज़ें, वो सब चीज़ें की और देन आपने सेट करवा दिया और देन आपके पास दोबारा कोई रिस्पांस आता है और आप सेट करवा दो, तो आपको पिछला रिस्पांस अपना जो DOM के चीज़ें होती है उसको क्लियर करना पड़ता है, अपने इनर HTML को दोबारा से एम्प्टी करके देन दोबारा सेट करना पड़ता है। तो ये बहुत सारे इश्यूज जो थे हमारे पास जो हमें मैनुअली खुद से करने पड़े, ये रेक ने रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद से करेंगे, वो रेक खुद करके देगा आपको क्लियर नहीं करनी पड़ेगी चीज़ें, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये सारा काम वो खुद करके देगा। और इशू क्या आ जाता है कि अगर हमारे पास एक HTML और जावास्क्रिप्ट पे हम काम कर रहे हैं तो हमारी सेपरेट फाइल होती है, HTML की सेपरेट फाइल है और JS की सेपरेट फाइल है। हमें पहले अपने सपोज कर लिए मुझे ये टेक्स्ट है, हेडिंग मेरी टाइटल या डिस्क्रिप्शन है, मुझे इसको HTML के अंदर एक्सेस पहले हमें कोई आईडी क्लास कुछ ना कुछ देना पड़ेगा यूनिक करने के लिए या कोई और एट्रीब्यूट देना पड़ेगा, देन उसको मैं अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर आऊँगा, DOM के मेथड को यूज़ करूँगा, जो मर्जी यूज़ करो आपकी चॉइस है, करके उसको मैं एक्सेस करूँगा, देन उसके बाद मुझे कोई भी जावास्क्रिप्ट काम करना वो करूँगा, देन उसके बाद मुझे दोबारा से उस चीज़ को DOM में शो करवाना है, फिर DOM के मेथड लाऊंगा, फिर सेट करवाऊंगा, ठीक है। और आपको ये चीज़ ट्रैक करनी पड़ेगी कि HTML के अंदर ये चीज़ जिसमें मैं काम कर रहा हूँ वो काम पड़ेगी और जावास्क्रिप्ट के साइड से, क्योंकि दोनों फाइल्स दोनों कोड आप एक जगह तो नहीं कर रहे हो, तो आपको एक HTML की फाइल यहाँ पर है, JS की फाइल यहाँ पर है, आपको ट्रैकिंग भी करनी पड़ेगी यार ये कहाँ पे कोड है, कोड में कहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। तो छोटे प्रोजेक्ट के लिए तो ठीक है हम इग्नोर करते हैं, चलो ठीक है सही है खैर है, बट जब हम बात करते हैं एक फेसबुक जैसी एप्लीकेशन की, हम अमेजोन जैसी एप्लीकेशन की बात करते हैं या कोई भी इंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो वहाँ चल के हमारे लिए ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है, ठीक है। वहाँ पर हमारे लिए काम करना कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हमारे लिए हार्ड बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व करने के लिए रेक हमारे पास फिर क्या लेके आई, दिस वन JSX, ठीक है। आप इसको जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल भी बोल सकते हो, फुल फॉर्म जस्ट हियर। तो इसमें हो क्या रहा होगा, आपको कोई DOM के मेथड पढ़ने की जरूरत नहीं, अक्सर जो हमने पढ़े वो बेकार है, तो ऐसा नहीं है, जो भी आप काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं लाइव में कहीं ना कहीं यूज में आता है। कल को आप सपोज करो वर्डप्रेस पे काम कर रहे हो या कोई सॉफ्टवेयर में जब जाओगे, ऐसा तो नहीं आप रेक पे ही काम कर रहे होगे, नहीं है ना ऐसा। अगर आपको सिर्फ रेक पे ही काम करा रहे हैं तो भाग जाओ यहाँ पर। अगर बिगिनर लेवल पर आप ऐसे सॉफ्टवेयर में जाओ जहाँ पे आपको ज़्यादा चीज़ सीखने को लर्न करने को मिल रही हो, मल्टीपल जगहों पे काम करने को मिल रहा हो, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को ग्रूम कर सको टाइम के साथ साथ। वरना क्या होगा, आप रेक पे ही काम करते हो 10 साल तक, और आपके साथ वाला जो है रेक पे भी काम आ रहा है, एंगुलर पे भी आ रहा है, उसको व्यू पे भी आता है, ठीक है, तो शायद उसकी पे आपके जितनी ना हो, वो आपसे ऊपर ही हो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा होगा, हम एक सिंगल फाइल के अंदर, ठीक है, हम जावास्क्रिप्ट भी लिख रहे होंगे साथ में और साथ में HTML का कोड भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो जब साथ में ही कर रहे हैं एक ही फाइल के अंदर, तो हमें वो जो एक्सेस करने की चीज़ें DOM के मेथड को यूज़ करना हो, वैसे ही हमारे पास हो गया, ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जाके DOM यूज़ करेंगे, बट उस काम के लिए यूज़ नहीं करेंगे जो हम HTML और जावास्क्रिप्ट के अंदर करते आएंगे। तो ये कुछ चीज़ें क्लियर, क्यों हम रेक को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, क्यों हम पढ़े रेक को, क्योंकि हमारे पास ये प्रॉब्लम थी रियल वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर जो हमने यहाँ पर देखी, और उसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे रेक यूज़ करेंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ मार्केट में आई थी तो ऐसे ही नहीं आई थी, ठीक है। तो पूरी R&D सब चीज़ें होती है, पूरे उसमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग और बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, और रेक ही क्यों पढ़ रहे। अच्छा, कंपोनेंट में हम जो कोड करेंगे, कंपोनेंट कोड आपका पूरा HTML का कोड ही होगा, HTML के एलिमेंट्स को यूज़ करोगे आप, ठीक है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पर ये बटन है, ठीक है। अब इस छोटी तरह गौर से सुनना इस एग्जाम्पल को, ये बटन जो है, ये इस तरह का आइकन और इस तरह का होवर के ऊपर ये चीज़ जो है, ये हमें HTML के बिल्ट इन बटन में नहीं मिलती, आपको पता है अजीब ग्रे कलर का बैकग्राउंड होता है, बॉर्डर होता है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं इसमें। तो अब मुझे लग रहा है कि यार ये बटन जो है मेरे पास मल्टीपल जगहों पे यूज हो रहा है, तो बजाय इसके कि आप इसका HTML लिखो बार बार रिपीट करो, इसकी CSS बार बार रिपीट करो, मेक अ कंपोनेंट, सारा कोड जो आप बटन का आपने किया था HTMल का, वो उठाकर कंपोनेंट के लिए लेकर आओ, जो कि CSS की उसको उठा के एक जगह पे लेकर आओ, उससे कंपोनेंट बनाओ और मल्टीपल जगहों पे उसको यूज़ करते रहो। सिंपल जैसे आप एक फंक्शन को कॉल करते हो मल्टीपल जगहों के ऊपर, ठीक है। तो कॉल करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, पर मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप सिंपल समझ लें कि एक लाइन के अंदर आपका कॉल हो जाएगा ये। बाकी आप बोल रहे कि सर इसमें टेक्स्ट किस तरह है, सबके टेक्स्ट डिफरेंट डिफरेंट है, आपका आइकन भी यहाँ पर डिफरेंट आ सकता है, तो वो हम जब आगे देखेंगे किस तरह से इस पर काम होता है। कंपोनेंट क्लियर हुआ, कंपोनेंट होता क्या है के अंदर, कंपोनेंट कुछ भी नहीं है, आपका सिर्फ एक HTML या जावास्क्रिप्ट उसका कॉम्बिनेशन है, आपका वो कंपोनेंट है, दैट्स इट, ठीक है।
यूज कहाँ करेंगे? जहां आपको लग रहा है कि आपका कोड रिपीट हो रहा है, कंपोनेंट बनाओ उसको यूज कर लो, ठीक है। इसको इस तरह समझ लें कि HTML वाले हमें बहुत सारे HTML के एलिमेंट्स दे दिए यूज करने के लिए, बट अब क्योंकि वो रिपीट हो रहे हैं, HTML जगह जगह पे यूज कर रहा हूँ तो मेरा बना हुआ उसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को मल्टीपल जगहों पे यूज कर रहा हूँ, बना हुआ मैं उसको सिंपल यूज कर रहा हूँ, मुझे स्क्रैच से उसके पीछे इंप्लीमेंटेशन करने की नीड नहीं है। अब मेरी वेबसाइट के अंदर आकर मुझे लग रहा है कि यार HTML ने जो बटन दिया ठीक है, बट मुझे मेरा जो बटन है कुछ इस तरह का चाहिए और मैं चाह रहा हूँ बार बार उसको यूज कर सकूँ, तो सिंपल हम उसके लिए अपने हिसाब से अपने कस्टमाइज कंपोनेंट बना के रख लेंगे, ठीक है। फॉर सपोज ये हेडर की एग्जांपल ले लेते हैं, ये हेडर आपका इस पेज पे, इस पेज पर, इस पेज पर, इस पेज पर, सब पर सेम है। अगर आप HTML में काम करते हो आपको सारा का सारा कोड कॉपी पेस्ट करके चारों पांचों स्क्रीन के ऊपर यूज करना पड़ता। मैं सिंपल एक कंपोनेंट बनाऊंगा और उसको मल्टीपल जगहों पे स्क्रीन पर कॉल करता रहूंगा, दैट्स इट। तो कंपोनेंट यहाँ पे क्लियर है, क्या होता है, कहाँ पे यूज करना और किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे वो तो आगे चल के देख लेंगे। JSX क्या है? जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल है, इसमें हम HTML और JS दोनों एक साथ लिख रहे होंगे एट अ टाइम, एक सिंगल फाइल के अंदर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? किसी का क्वेश्चन? नहीं। अब रेक्ट ही क्यों पढ़ रहे? पहली चीज तो ये कि आपके कोर्स का पार्ट है रेक्ट, ठीक है। एंगुलर वगैरह या व्यू या और बहुत सारे फ्रेमवर्क्स लाइब्रेरीज हैं, क्यों नहीं पढ़े? लर्निंग कर्व इसका बहुत आसान है रेक्ट का एज कम्पेयर टू अदर फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज, ठीक है। अगर मैं एंगुलर की बात करूँ तो पहली चीज तो ये कि आपको टाइपस्क्रिप्ट वहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। और देन उसके अलावा आपको ऊप के कॉन्सेप्ट आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि रेक्ट आपकी एंगुलर जो टोटली ऊप के कॉन्सेप्ट पे ही काम कर रही है। आपकी वहाँ क्लासेस बनेगी, इंस्टेंस क्रिएट होंगी, आपकी इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, पॉलीमॉर्फिज्म का, एब्स्ट्रैक्शन का, ये सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे कहीं ना कहीं यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने अगर ऊप नहीं भी पढ़ी है, ठीक है, आपका काम चल जाएगा और आगे भी जाके चल जाएगा काफ़ी हद तक, क्योंकि ऊप के कॉन्सेप्ट इस तरह के हैं कि जो बहुत, मैं बोलूँ यहाँ तो गोरे ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, आप यहाँ पे पाकिस्तानी को बहुत कम देखेंगे, एशियन कंट्री में बहुत कम लोग यूज़ कर रहे होते हैं ऊप के कॉन्सेप्ट को। काम ही कर रहा है ना, हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग के थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। बट जहाँ पर जाकर वो परफॉर्मेंस और कोड रिडंडेंसी जो आपकी आ रही होती है उसको और इम्प्रूव ज़्यादा से ज़्यादा करना है, या फिर आप चाह रहे हैं कि आपको एक लाइब्रेरी क्रिएट कर रहे हैं या एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कोड रिपीटेशन को और ज़्यादा इंप्रूवमेंट के लिए जब जाना होगा तब आप जाके ओपे कॉन्सेप्ट को यूज़ करोगे, वहाँ पर आपके पास और कोई चॉइस नहीं होगी, ठीक है। तो खैर एंगुलर क्यों नहीं पढ़े, हमारे कोर्स का पार्ट नहीं, और यहाँ पर उस एंगुलर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे। अगर मैं आपको बोलूँ कि रेक्ट आपकी 3 मंथ्स के अंदर, आप 3 या 2.5 मंथ्स के अगर प्रोजेक्ट हम निकाल दें 2 मंथ्स के अंदर हम इजीली, या 2.5 मंथ्स के अंदर भी इजीली कवर कर सकते हैं इसको। बट अगर मैं बात करता हूँ एंगुलर की तो 6-8 महीने भी कम नहीं है, कम है उसके लिए, ठीक है। इतने कॉन्सेप्ट उसके अंदर, ठीक है। ये एक लाइब्रेरी और वो एक फ्रेमवर्क है। लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क का डिफरेंस मैं स्टार्टिंग में ही क्लियर कर चुका था आपके इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर, तो उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं? ओके। सो अच्छा, अब अभी तक जो आप काम करते हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, आप सारा का सारा फोल्डर स्ट्रक्चर, सारी की सारी फाइल्स अपनी स्क्रैच से बना रहे होते हैं, ऐसा ही है। फोल्डर भी खुद से बना रहे हैं, फाइल भी खुद से बना रहे हैं, बहुत सारा काम खुद से कर रहे हैं। यहाँ पे भी आपको 2 चॉइसेस हैं, या तो सारा पूरा का पूरा रेक्ट का प्रोजेक्ट खुद से सेटअप करो स्टेप बाय स्टेप कस्टमाइजेशन के थ्रू, या आपके पास कुछ टूल्स हैं जैसे कि वीट है और भी है VIT, वीट है आपके पास, और इसके अलावा क्रिएट रेक्ट टाइप भी था जो कि अब डेप्रिकेट हो चुका है, डेड हो चुका है, इसका मतलब तो हम यूज़ नहीं करेंगे, हम वीट के थ्रू सेटअप करेंगे। अब करना है क्या, हम सिंपल सी कमांड लिखेंगे और सारा का सारा एक बॉयलर प्लेट कोड वो मुझे क्रिएट करके दे देगा पूरी की पूरी एप्लीकेशन की, ठीक है। बॉयलर प्लेट कोड को आप सिंपल इस तरह समझो, जैसे मैं आप फॉर लूप आप जावास्क्रिप्ट में जाके लिखते हो तो आपको एक स्निपेट मिल जाता है, उसको आप टैप करते हो, एंटर प्रेस करते हो, आपको एक स्ट्रक्चर, एक बेसलाइन मिल जाती है, उसमें जाकर आप मॉडिफिकेशन कर लेते हो। आपका काम जो सपोज कर ले 5 मिनट के अंदर हो रहा है वो आपका 1 मिनट के अंदर हो जाएगा, ठीक है। और बॉयलर प्लेट कोड क्यों है कि आपको पता है ये आपके पूरे जितने भी रेक के प्रोजेक्ट होंगे सब में आपका ये फोल्डर स्ट्रक्चर, ये फाइल्स तो होनी ही होनी है, तो इसलिए आप बेहतर है कि उसको टूल्स के थ्रू ही कर लो, ठीक है। अच्छा, इसके लिए जो प्रीरिक्विजिट है आपके वो क्या है कि आपके सिस्टम के अंदर पहला जो स्टेप है वो सबसे पहले कि आपके पास आपके सिस्टम में आपके मशीन में Node.js होनी चाहिए। क्यों भाई, हम तो रेक्ट पढ़ रहे, नोड का क्या काम है यहाँ पर, ऐसे ही है। मैंने बोला हम वीट को यूज करेंगे, तो वीट में हम जो कमांड लिख रहे होंगे
NPM या कहीं पे आप NPX भी देख लोगे, या और भी पैकेज मैनेजर है, यार्न है, PNPM है, और भी काफी मार्केट में आ चुके हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नोड पैकेज मैनेजर। ठीक है, आज से पहले आप लोगों ने तरह से और सुनिएगा, आप क्या काम आएगी, आप पूरे रैक के अंदर आप ये चीजें कर रहे होंगे, नोड में भी आपके काम आएंगी, और एक्स्ट्रा बाकी पूरा आगे जितना भी आपका मर्ड का पार्ट है उसमें ये चीज आपकी यूज होगी, तो थोड़ा गौर से सुनिएगा। आपने आज तक जब भी अपना कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड की है, किस तरह से करते हो? मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ बूटस्ट्रैप की, सबने किया होगा यूज। दो तरीके थे, एक आपका CDN के थ्रू, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के थ्रू, आप लिंक कॉपी करते पेस्ट करते, दैट्स इट, खत्म काम। सेकंड अप्रोच क्या थी? आप फाइल को डाउन अपना फोल्डर को जिप फोल्डर को डाउनलोड करते थे, डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट करके और देन अपने फोल्डर के अंदर आके सेटअप करते थे, और देन उसका स्टैटिक पाथ वहां से दे रहे होते थे। ये दो अप्रोच थी। रैक के अंदर, नोड के अंदर, एक्सप्रेस में कहीं भी आप चले जाओगे, आपको इस तरह से नहीं करना है। ये जो आप तरीका पढ़ के आ चुके हो इसको वहीं तक रखो। अब आगे काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, CDN की अगर मैं बात करता हूँ और यहाँ पर फोल्डर के अंदर ला के रख के बात करता हूँ, दोनों में डिफरेंस क्या आएगा? तो बता सकते हैं? यूज तो किया आपने दोनों तरीके, दोनों में बेस्ट अप्रोच कौन सी है? टेलमेंट सीरीज पढ़ी है, चलो टेलमेंट सीरीज को भी दो तरीके आप जिप वाला भी कर सकते हो और वो CDN भी कर सकते हो। दोनों में बेस्ट अप्रोच कौन सी है? और मैं बोलूँ वो बेस्ट नहीं है, दूसरी वाली बेस्ट है, तो अब CDN आप इसलिए बेस्ट बोलो सर, काम आसान है, कॉपी करो पेस्ट करो, जगह खत्म। एक तरह से बेस्ट भी है, एक उसमें यूज कर देखेंगे वो बेस्ट भी है, बट बाकी अगर मैं बात करूँ उसके प्रोज कम है और कौन ज्यादा है। बेस्ट किस लिहाज से कि अगर मैं CDN यूज करता हूँ, जब भी वहां पर उनकी वेबसाइट पर उस फ्रेमवर्क के लाइब्रेरी के अंदर कोई मॉडिफिकेशन होती है, मुझे वो लेटेस्ट चेंजेस मिल जाएंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं CDN को यूज कर रहा हूँ, उनके सर्वर पे जो चेंजेस आएंगी मुझे वो लेटेस्ट चेंजेस मिलेंगी यहाँ पर। इसके अलावा इसका कोई बेनिफिट नहीं है। क्यों भाई? अगर इंटरनेट नहीं चल रहा, रिक्वेस्ट जानी है ना CDN के थ्रू, जाएगी नहीं, इंटरनेट नहीं है, तो आपको काम जो आपके बूटस्ट्रैप के फॉन्ट्स आपने यूज किए हैं, बूटस्ट्रैप कंपोनेंट यूज किए हैं, वो आपको लोड हुए नहीं मिलेंगे। अगेन वही चीज कि डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा टाइम उतना ज्यादा लगेगा, आपका जितना इंटरनेट स्पीड स्लो होगी उतना आपको टाइम ज्यादा लगेगा। अगर बात करूं दूसरी अप्रोच की, तो वहां पर वही चीज आया थी कि आप लोकली वहां पर लाके अपने फोल्डर में सेव करवा रहे हो, तो आपका इंटरनेट नहीं भी होगा तो आपका कोड वहां पे चल जाएगा और फास्ट चलेगा, क्योंकि वो कहीं रिक्वेस्ट नहीं जा रही, कहीं से रिस्पॉन्स आ रही है, लोकली आपके फोल्डर में पड़ा हुआ फौरन से आपको वो चीज मिल जाएगी। ठीक है, बट एक इसका डिसएडवांटेज क्या है कि आपको और कोई चेंजेस होती भी है तो क्योंकि आपका कोड तो आपके जो फोल्डर के अंदर आप कॉपी पेस्ट करके आपने कोड रखा था अनजिप करके, वो तो सेम वही पड़ा है ना, सर्वर पे जो भी चेंजेस हो रही है आपको उसमें वर्ज नहीं है। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पे डिसएडवांटेज मिलेगा कि आपको अप टू डेट चीजें नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि आपको तो सेम यहाँ पर मैं बात करता हूँ NPM की, तो हमें यहाँ बिहाइंड द सीन करके ना होगी, उस पर बात कर रहा हूँ। जब मैं इसको यूज करूँगा नोड पैकेज मैनेजर को, किसी भी पैकेज को हम पैकेज बोलेंगे यहाँ पे, ज़्यादातर हम लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क नहीं बोलेंगे। ठीक है, मैं किसी भी पैकेज को अगर डाउनलोड करूंगा तो मुझे इस कमांड के थ्रू उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और करेगा क्या? बिहाइंड द सीन वही सेम काम कर रहा होगा कि उस यहाँ पे मैं दिखाऊंगा अभी NPM की वेबसाइट भी आपके पास है, जहाँ पर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ आपको पैकेजेस बने बनाए मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये करेगा क्या? उस वहां से उस पैकेज को उठाएगा, अनजिप करके लाके आपके एक फोल्डर होगा, एक स्पेशल नाम होगा उसका, उसके अंदर लाके कोड को रख देगा खुद से। ठीक है, तो आपको वो डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, अनजिप करना, अनजिप करके लाके फोल्डर में वहाँ पे रखना, वो सारा काम आपको करने की जरूरत नहीं है। ये कमांड सारा का सारा काम आपका बिहाइंड द सीन कर रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे CDN यूज नहीं करेंगे हम लोग इसको कमांड को यूज करेंगे, किस तरह से करना वो आगे चल के देख लेंगे। बट अगर काम समझ में आ गया क्या करेगा, क्या है नोड पैकेज मैनेजर, आपका जो भी आप पैकेज का नाम लिखोगे, किस तरह से स्ट्रक्चर क्या है, सिंटैक्स क्या है, वो आगे चल के देख लेंगे। आप इसको लिखोगे और लिखने के बाद आपको सारे के सारे फाइल्स या फोल्डर जो भी हैं वो उठाकर लाकर आपके फोल्डर में, एक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर होता है उसमें लाके सेव करवा देगा। ठीक है, अच्छा तो अब इसको कहां से लेकर आए ये बताना, कहां से मिलेगा? तो किराना के स्टोर से मिल जाएगा, नोड से मिलेगा। ठीक है, आपको नोड इंस्टॉल करवानी है अपने पीसी के अंदर। जब आप नोड इंस्टॉल करवा लोगे डाउनलोड करने के बाद, तो आपको डिफॉल्ट में साथ में ये नोड पैकेज मैनेजर भी इंस्टॉल हुआ मिल जाएगा। ठीक है, देन आप इसको यूज करते हुए कोई भी पैकेज को इंस्टॉल करवा सकते हो। ठीक है,
दैट्स वाई मैं बोल रहा था यहाँ पर आपको नोट डाउनलोड करनी पड़ेगी, इंस्टॉल करवानी पड़ेगी। तो डाउनलोड नोट पे आए थे यहाँ पर, और या विंडोज इंस्टॉलर जो भी आपका ये बाय डिफॉल्ट आपको जो भी आपका LTS वर्जन होगा, लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला वर्जन, वो आपको अच्छा एक चीज यहाँ पे क्लियर कर लेना, कभी भी आप किसी पैकेज को, किसी लाइब्रेरी को या किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने जाते हो तो अच्छा मेरे क्वेश्चन है पहले आप लोगों से, मेरे पास इस नोट का एक वर्जन पड़ा हुआ है 2020, ये 23 मेरे ख्याल से आ चुका अभी 23 पॉइंट समथिंग जो लेटेस्ट वर्जन है, और एक मेरे पास है 20 या 18। तो आप किस वर्जन पे जाओगे उसको इंस्टॉल करने के लिए, लेटेस्ट वाले को या थोड़ा सा ओल्ड वाले को? सर ट्रेंड के साथ चल रहा है, हम लेटेस्ट ही करेंगे। नहीं करना उसको, ठीक है। क्यों नहीं करना? उसकी रीज़न है कि जब भी आपकी मार्केट में कोई नई चीज़ आती है, ऑल्दो कि उन्होंने टेस्टिंग अपने डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में बहुत की होती है, बट प्रोडक्शन में आने के बाद जो एक एक्सपीरियंस होता है वो एक अलग ही होता है। तो जो भी आप लेटेस्ट करते हैं उसके अंदर कहीं ना कुछ बग्स रह जाते हैं, और कंपैटिबिलिटी का इशू आता है कि आप जिस पुराने के साथ यूज़ कर रहे हो नहीं शायद हो सके, कुछ ना कुछ इशू आएगा आपके पास। दैट्स द रिकमेंड ये किया जा रहा होता है कि आप 2 या 3 वर्जन पीछे का इंस्टॉल करो, क्योंकि वो इतना स्टेबल हो चुका होता है कि आपके किसी भी इन्वायरमेंट में जाके इजीली सेटअप हो सके, ठीक है। तो कभी भी लेटेस्ट के ऊपर मत भागना कि जो लेटेस्ट है वो इंस्टॉल करना है। अब नोट के अंदर जो आपको LTS दिख रहा हो, अभी इन्होंने थोड़ी वेबसाइट को पूरा रिवैम्प किया है, वरना पहले आपको पूरा लिखा हुआ आ रहा होता था कि LTS वर्जन, ठीक है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट आपका। तो अभी बाय डिफॉल्ट जो भी आ रहा है कर रहे हैं, हम कर लेते हैं। और सर 22.14 किया, और अगर मैं लेटेस्ट देखूं तो वो आपको शायद 23 आया था। ये 23 आया हुआ है, ठीक है। खैर अच्छा ये डाउनलोड हो गया होगा, हो गया हो रहा है, चलो इसको होने दे। अगर मैं अभी फिलहाल यहाँ पर अपने किसी भी टर्मिनल पे आ जाता हूँ, CMD पे कमांड प्रॉम्प्ट पर, या फिर पावरशेल ओपन कर ले, और अब मुझे चेक करना है कि मेरे सिस्टम के अंदर नोड इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ। पहला तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे आके भी टाइप करके दे सकते हो नोड, जिस तरह यहाँ पे आपको वर्ड का आइकन मिल रहा है, बाकी चीज़ों का आइकन मिल रहा है, तो आपको वो भी मिल रहा होगा। अब मजे की बात है पहले से भी नोड इंस्टॉल हुआ था, ठीक है, बट खैर, तो अगर ये इंस्टॉल नहीं हुआ होता और मैं यहाँ पे टाइप करता नोड माइनस वर्जन या फिर -v शॉर्ट फॉर्म है, तो आपको यहाँ पर ये देखो पुराना वर्जन इंस्टॉल हुआ है 18.14.2, सबको विजिबल है यहाँ पर, ये रहा। और इसी के साथ जब आपका नोड डाउनलोड हो जाएगा आप इंस्टॉल कर लेंगे, तो अगर आप npm नोड पैकेज मैनेजर -v लिखते हैं तो आपको इसका भी वर्जन मिल जाएगा 9.5.0। यहाँ तक क्लियर है? अभी हमने जो लेटेस्ट नोड इंस्टॉल किया है हम उसको डाउनलोड किया, उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अभी 18.5 कुछ आ रहा था, पहले मैं जाके इसको अनइंस्टॉल करके देख लेता हूँ। तो नोड यस 18.14.2 है, इसको मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ, या इसको भी रहने देते हैं, क्योंकि अगर कोई और यूज़ कर रहा होगा तो उसके लिए भी इशू क्रिएट हो सकता है कहीं ना कहीं वर्जन का। तो हम इसको रहने देते हैं और हम जरा अपना वाला इंस्टॉल करके देख लेते हैं करने देता हमें नहीं। ओके नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर हम पाकिस्तानी है तो इसका प्रूफ हमने दे दिया, यहाँ पर बिना पढ़े हम लोगों ने नेक्स्ट कर दिया यहाँ पर, या चेक कर दिए नेक्स्ट। अच्छा ये फाइल अपना देख लीजिए कहाँ इंस्टॉल करवाने। बाय डिफॉल्ट आपका जो भी आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवा रहे होते हैं वो C ड्राइव पे जा रहा था, और जहाँ जा रहा हो उसको वहाँ जाने दिया करो, वहाँ अपनी शानावती मत दिखाया करो, वो किसी ना किसी रीजन की वजह से वहाँ उस पाथ पे लेके जा रहा है। और यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिएगा। ये चेक बॉक्स को चेक मत करना तो बेहतर है, वरना बहुत सारी एडिशनल रिसोर्सेज आपको ये इंस्टॉल कर देगा, जो कि शायद अभी आपको फिलहाल के लिए जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है, और बहुत टाइम ले लेगा आपका अच्छा खासा। तो मैं इसको अनचेक ही रहने दूंगा और नेक्स्ट क्लिक कर देंगे इंस्टॉल, दैट्स इट, ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। और वहाँ पर पुराना नोट तो इंस्टॉल हुआ ही पड़ा है ना, ऐसा ही है। तो हमें npm चाहिए था, npm का कोई भी वर्जन हो हमें उससे कोई भी गर्ज नहीं है, तो मैं उसी को यूज़ करते हुए भी फिलहाल हम लोग यहाँ तक पहले क्लियर है, बता दें यहाँ पर किसी को क्वेश्चन है यहाँ पर, एनीवन?
भाईजान मैं आगे जाऊँगा फिर तुम रोकोगे सर क्वेश्चन नहीं, ठीक है। वीडियो इतनी सारी पड़ी हुई यहाँ पर फोल्डर में कि उसके बाद पूरा सिस्टम लैग स्लो हो रहा है। खैर ओके, तो अब हम आए थे यहाँ पर और मैं इसी अपना मर्ज स्टैक जो C16 हमने बनाया हुआ है इसी के अंदर हम अपना रेक के प्रोजेक्ट को सेटअप करने जा रहे हैं। तो करना क्या है, पहले हम चलते हैं अपनी एक साइड है हमारे पास एक अदद, वो है हमारे पास VITE, ठीक है। ये कोई फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी नहीं है, सिर्फ आप उसको बोल दें कि आपका एक टूल है, ठीक है, जिसके थ्रू आप अपना रैक का प्रोजेक्ट को सेटअप करवा रहे होंगे। और यहाँ पर आकर आप इंस्टॉलेशन इसी में देख लेते नीचे, यस। आपको यहाँ पर ये देखिए बहुत सारे पैकेज मैनेजर हैं। npm आपको नोट करने के साथ ही मिल जाएगा, हमने देख भी लिया, ठीक है। हम अलग से कुछ इसके लिए तामझाम करना नहीं पड़ेगा, बट उसके अलावा बहुत सारे और भी हैं। yarn है, pnpm है, और अभी कुछ टाइम पहले बन भी आया आपके पास। बन आपका जिस तरह नोड है इस तरह का एक और फ्रेमवर्क है, या आप रन टाइम एनवायरनमेंट बोल लो जावास्क्रिप्ट के लिए, ठीक है। बट नोड से थोड़ा सा बेस्ट है, बट हम इसलिए यूज़ भी नहीं कर रहे होते क्योंकि अभी भी मार्केट में आया है, तो इतना स्टेबल नहीं जितना कि नोड आपके पास हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा डीनो भी मार्केट में आ चुका है, वो भी सेम यही काम कर रहा होता है जो हमारे पास नोड जेस कर रहा है। ऑब्वियसली बात है npm से ज़्यादा बेटर आपका yarn है, और yarn से भी ज़्यादा बेटर आपका pnpm है, ठीक है। इसकी टेक्निकल रीजन के ऊपर फिर कभी चले जाएंगे, क्योंकि अभी अगर मैं बताऊंगा तो उस सर के ऊपर से जाएंगी। yarn आपका फेसबुक की तरफ से आपको मिल रहा है, और किस तरह से इसको सेटअप कराओगे, सिंपली आपने अगर आप इंस्टॉल करना भी चाह रहे हो इनको, तो आप कहीं भी CMD में जाकर अगर आपके पास नोड इंस्टॉल है और npm है आपके पास, तो आप npm लिखोगे, CMD में करो कहीं भी जाकर करो, मर्जी आपकी, और यहाँ पर इंस्टॉल लिखोगे या IS की शॉर्ट फॉर्म लिख लो। ये जो मैं भी पैटर्न बता रहा हूँ, सिंटेक्स बता रहा हूँ किसी पैकेज को इंस्टॉल करने का, या आपको कोई भी पैकेज इंस्टॉल कर लोगे आपका सिंटेक्स सेम रहेगा, सिर्फ आपको पैकेज का नाम वहाँ पे चेंज होगा, ठीक है। तो आप इंस्टॉल लिख लो, स्पेस लाजमी देना है, इंस्टॉल लिख लो या आई स्मॉल लिख लो, शॉर्टकट है, दोनों यूज कर सकते हो। देन स्पेस, और देन आपने pnpm या yarn जो भी आप इंस्टॉल करवाना चाह रहे हो, और उसके बाद -g लिख देना है। ये -g का फ्लैग करेगा क्या, आपके सिस्टम में ग्लोबली इंस्टॉल करवाएगा। अगर मैं नहीं लिखता हूँ तो जिस फोल्डर में मैंने अपना ये CMD ओपन किया है सिर्फ वहीं पे रखेगा आपको, बट अगर मैं चाह रहा हूँ मैं कहीं से भी इस चीज़ को एक्सेस कर सकूँ तो मुझे ग्लोबली सेट करवाना पड़ेगा। इसका एक और, आप लोगों ने अक्सर कुछ बल्कि हमने किया नहीं है, कोई आपने इस तरह का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाया होगा कि जब आप डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करवाते हो, इंस्टॉल करवाने के बाद आपको सिस्टम वेरिएबल्स के अंदर जाके उसके पास सेट करवाना पड़ता है। किसी ने किया है काम, या इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर नहीं किया, अगर करते तो क्यों कर रहे होते हैं, सेम ही रीज़न होती है कि आप अपने सिस्टम में कहीं पे भी उसको एक्सेस करना चाह रहे हो तो आप उसको इन्वायरमेंट वेरिएबल में या सिस्टम वेरिएबल्स के अंदर जाकर सेट करवा रहे होते हो। तो सेम इसको भी यही समझ ले, और मैं सर एंटर कर दूंगा ये, तो आपका एक खुद ब खुद इंस्टॉल करवा देगा। हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, एक तरीके बता रहा था, अगर कोई यूज़ करना चाहे तो। ये डाउनलोडिंग कर रहा है। खैर वापस आए थे, yarn के अलग कमांड है, pnpm कमांड अलग है, और बन की कमांड अलग है, ठीक है। तो हम npm को फिलहाल यूज़ करते हैं, बेसिक लेवल से चलते हैं, और मैं यहाँ पे से कोड को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, और पेस्ट कहाँ करना जाके, ये मेरा फोल्डर है, सही है। मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ तो एक काम ही कर लेते हैं कि इस फोल्डर को पहले तो मैं ओपन कर लेता हूँ फाइल एक्सप्लोरर के अंदर, वहाँ आसानी हो जाएगी हमें, दिस वन, ठीक है। अब मल्टीपल चॉइसेस इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे सेटअप करने की। फर्स्ट अप्रोच क्या है कि आप यहाँ पर आओ, आप चाह रहे हो कि आपको जो रैक का प्रोजेक्ट सेटअप हो यहाँ पे सारा उसका फोल्डर बन जाए, कोई भी नाम उसका जो भी आप देंगे वो आ जाएगा, और देन उसके बाद आपका सारा का सारा वो सेटअप यहाँ पे आपके मर्ज स्टैक C16 के फोल्डर के अंदर एक सब फोल्डर बन जाएगा रैक के प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो उसके लिए चॉइस क्या, CMD यहाँ टाइप कर लो, और कमांड में ओपन हो गया, यहाँ पर जो मैंने कमांड कॉपी की है वो पेस्ट कर दो, ठीक है। बट मुझे ये बेस्ट नहीं लग रहा होता क्योंकि इसमें आपको एक अलग सेपरेट टर्मिनल ओपन करना पड़ रहा है, तो हम किसको यूज़ कर सकते हैं, इसको मैं क्लोज करता हूँ, हम इस टर्मिनल को यूज़ कर सकते हैं। अब ये कहाँ से आया, किस तरह से आएगा, अगर मैं इसको क्लोज कर दूँ यहाँ पर, और या तो आप कंट्रोल
बैकटिक प्रेस कर दो। बैकटिक आपके टैब के ऊपर वाली की होती है, ठीक है, जहां पे बस टेल का सिंबल भी आ रहा होता है। या मत बोले इस तरह का बोलिए, यहाँ पे इस तरह टेल का सिंबल भी आ रहा होता है। तो आप इस तरह प्रेस करेंगे तब भी आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा, अदरवाइज आपको क्या करना, और सेम अगर दोबारा वही की आप प्रेस करेंगे आपका टर्मिनल ओपन हुआ है तो क्लोज हो जाएगा, मतलब क्या टॉगल वाला काम कर रहा है, ऑन और क्लोज, ओपन और क्लोज। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ फाइल यहाँ पर ऊपर आए, ये टर्मिनल मिल रहा है आपको। अच्छा टर्मिनल मुझे यहाँ पे 3 डॉट इसलिए दिख रहे हैं कि मेरी स्क्रीन की रेजोल्यूशन का साइज इशू आ रहा है। अगर मेरी स्क्रीन का साइज बड़ा होगा तो आपको ये सारे के सारे जो ऑप्शन यहाँ पे आपको तीनों यहाँ मिल रहे हैं, ये सेम यहाँ पर मिल जाएगा आपको टॉप पर ही, ठीक है। तो टर्मिनल पे आकर न्यू टर्मिनल पे क्लिक कर दोगे, ठीक है, तब भी आपको सेम वही चीज़ मिल रही है। यहाँ तक क्लियर है किस तरह टर्मिनल ओपन करना है। मैं इनको क्लोज कर देता हूँ, दोबारा टर्मिनल ओपन करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ npm create, जो भी मैंने कमांड कॉपी की है। यहाँ तक कोई इशू? अब सर इस तरह क्यों लिख रहे हैं, @ क्यों आ रहा है? भाई हर काम को करने एक तरीका, एक रूल है, रेगुलेशन है, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो ये रूल मुझे फॉलो करना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं, हाँ, क्योंकि देखो ना मैंने जो कमांड लिखी है वो मैंने merge-sec C16 के फोल्डर के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। बनेगा इस रूट फोल्डर में merge-sec C16 के फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनेगा। क्या नाम हो, किस तरह से होगा, हम कमांड को जब इंटर करते हैं। अच्छा यहाँ पे क्या दे रहा है यार, यहाँ पर npm get, रुक जाओ, अच्छा ये इशू यहाँ पे भी आ गया, वेट अ मिनट, मैं इसको पावर शेल के बजाय यहाँ पर पावर शेल के बजाय हम यहाँ पर आते हैं और मुझे मैं एक चीज़ रुकिएगा, तो वेट अ मिनट, नहीं यहाँ पर गेट को चेक कर लूँ, गेट है यहाँ पर, गेट है, ठीक है। तो एक काम ही कर लेते हैं, ये आपको पावर शेल पे बाहर समटाइम ये इशू देता है यहाँ पर, मैं इसको पावर शेल के बजाय कोई और देखता हूँ, यहाँ पर टर्मिनल ओपन हो जाए। यस, यहाँ बाय डिफॉल्ट जब भी ऐड वाले आइकन पे क्लिक करेंगे ना यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर एक न्यू टर्मिनल ओपन हो जाएगा। 2 टर्मिनल आपके पास आ गए, ये वाला और ये वाला, ऐसे ही है। तो मैं यहाँ पर ऐड के आइकन पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, इस एरो पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर आपके पास गिट बैश भी आ रहा है, और ये तभी आएगा जब आपने गिट बैश को इंस्टॉल करवाया होगा। किस तरह से करना है मैं साइड बता देता हूँ, कहाँ से करना आपने जाकर इंस्टॉल। सिंपल, जो भी ऑप्शन आएंगे उसको बाय डिफॉल्ट जो भी ऑप्शन आपको मिलेंगे आपने सिर्फ आंखें बंद करके नेक्स्ट 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 डाउनलोड इंस्टॉल सब कुछ ये करना, बस दैट्स इट। मैं अगर इस पर आता हूँ गिट बैश पर, तो ये इसकी साइड है गिट SCM, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पर डाउनलोड फॉर विंडोज़, ये ऑटोमेटिकली आपको जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेगा। अगर आप मैक OS से करोगे इसको, इस वेबसाइट को एक्सेस करोगे, तो यहाँ पर डाउनलोड फॉर मैक कुछ इस तरह लिखा हुआ आएगा। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड फॉर विंडोज़ कर लूँगा यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर आकर आपको पहला ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है 64 बिट गिट फॉर विंडोज़, आज के दौर में किसी के बाद 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो आपने 64 बिट इस पर क्लिक करना है, आपका सेटअप इंस्टॉल डाउनलोड होने लग जाएगा। ये डाउनलोड होगा, इंस्टॉल किस तरह से करना है मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि जिस तरह से आपके पास जो भी रेडियो बटन चेकबॉक्स जिस तरह सेलेक्ट है, आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने नेक्स्ट 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 और एंड में फिनिश कर दें, दैट्स इट, खत्म। कोई इसमें कोई ऑप्शन को चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। मेरे पास इंस्टॉल पहले से ऑलरेडी हुआ हुआ है, इसलिए मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ फिलहाल। नेक्स्ट करते हैं, अगर इशू आए तो ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो आप लोग। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस पर आकर गिट बैश को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब देख रहे हैं यहाँ बैश लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पर आपको थोड़ा इंटरफेस भी चेंज हुआ मिल रहा है आपको, ठीक है। अब मैं वो कमांड पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, लेट्स सी, आना नहीं चाहिए कोई इशू, हमारे पास हो गया सक्सेसफुल, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन किसी का नहीं? अब क्लास के बाहर जाके किसी ने बोला सर ये समझ में नहीं आया, स्पीड में क्या तो सिखा रही है। भैया पूछने का तो एक ही मकसद होता है, अगर किसी को कंफ्यूजन है अर्ली स्टेज पे पूछ ले, क्लियर कर ले। खैर आज एक परमिशन मांग रहा है भाई, ओके टू प्रोसीड। मैं यहाँ पे वाई स्मॉल यस करूँगा और एंटर प्रेस कर दूंगा, ठीक है। प्रोजेक्ट नेम पूछ रहा है आपसे, बाय डिफॉल्ट आपको क्या नाम दे रहा है, वीट प्रोजेक्ट। आपको जो फोल्डर क्रिएट होगा जिसमें आपको पूरे का पूरा आपका रैक का प्रोजेक्ट सेटअप करके देगा, उसका नाम आपको क्या बोले, वीट प्रोजेक्ट रख दूँ। अगर आप मॉडिफाई करवाना चाह रहे हो उसको, ये इन्होंने पूरा इंटरफेस ही चेंज कर दिया है। चलो भी फिलहाल एक तो इतना स्लो चल रहा है वैसी, सॉरी, यस यस यस, ठीक है।
मैं एंटर कर देता हूँ फिलहाल। आप वहाँ प्रोजेक्ट का नाम भी चेंज कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ बहुत सिस्टम स्लो चल रहा है, आप पैर कुछ भी काम ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर तकरीबन। वो जब आप प्रोजेक्ट का नाम भी चेंज कर सकते हो वहाँ पर, लाजमी कि वीट प्रोजेक्ट ही रखो आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, आपका वहाँ पर डिलीट करके रेड या जो भी आप लिखना है वो अपने हिसाब से लिख दो। और देन जब आप इंटर प्रेस कर दोगे नाम चेंज करने के बाद, तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा सिलेक्ट आउट फ्रेमवर्क। आप वनीला जावास्क्रिप्ट यूज करना चाह रहे हो व्यू का, अच्छा इससे आप एक चीज आपको क्लियर कर दूं, आप ऐसा नहीं कि सिर्फ वीट के थ्रू रेक का प्रोजेक्ट ही सेटअप कर सकते हो, आप अपने जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट, अपने व्यू का, पी रेक का, लेट का, सेवलेट का, सॉलिड का, क्विक का, एंगुलर का और अदर का भी प्रोजेक्ट सेटअप कर सकते हो इस एक टूल के बिहाफ पर। क्लियर है? हमें क्या करना है, हमें तो आप अप एरो की बॉटम एरो की यूज कर सकते हो एरो की, और यहाँ पर मैं रेक पे लेकर आके देखो यहाँ पे ग्रीन कलर का हाईलाइट हुआ है, इसका मतलब रेक मेरा सेलेक्ट है। सबको दिख रहा है ये वाला ऑप्शन, ग्रीन आपका हाईलाइट दिख रहा है, डॉट आपको ग्रीन है। अगर मैं नीचे आता हूँ तो ये आपका पी रेक वो है, ठीक है। तो मैं रेक पर आकर इंटर प्रेस कर दूंगा। अब ये आपको और ऑप्शन बोल रहा है भाई कि आपको वेरिएंट कौन सेलेक्ट करना है, टाइपस्क्रिप्ट, WC या जावास्क्रिप्ट। सिंपल अभी हम लोग बिगिनर हैं तो कहीं नहीं जाएंगे, हम सिंपल यहाँ पर जावास्क्रिप्ट पे लाकर इंटर प्रेस कर देंगे, दैट्स इट। यहाँ तक क्लियर है? तो अब यहाँ पर अगर आप देखो तो एक अदद आपको वीट प्रोजेक्ट के नाम के फोल्डर मिल गया और बहुत सारी फाइल्स एंड फोल्डर उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ गई। मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, मैंने उसके अंदर कोड खुद से नहीं लिखा, ये किसने काम किया सारा का सारा, ये वीट ने किया है, टर्मिनल ने नहीं किया। टर्मिनल के तो हमने यूज किया है, वीट ने किया है टर्मिनल को यूज करते हुए, ठीक है। तो अगर यही काम मैं खुद से करने जाता तो मेरा टाइम काफी वेस्ट होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं? ओके अच्छा जी, ये वीट का प्रोजेक्ट आ गया। उसमें फोल्डर जो आए हैं, फाइल्स जो आई उनको बाद में समझते हैं क्या चीज, कौन सी फाइल का क्या पर्पज है, किस लिए यूज कर रहे होते हैं। बट अभी हमें एडिशनल और चीजें करनी पड़ेगी थोड़ी सी। अगर हम क्रिएट रैक टाइप को यूज कर रहे होते तो वो क्या करता है, पहले तो इस तरह से स्टेप्स में बार पूछ नहीं रहा होता, सिंपल आप फोल्डर का नाम देते हो और दैट्स इट, वो आपको रैक का प्रोजेक्ट सेटअप कर देता है और साथ में आपका नोड मॉड्यूल्स में सारे के सारे पैकेजेस को भी इंस्टॉल करके लाके रख देता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहा है, यहाँ पे एक तो स्टेप बाय स्टेप सब चीजें पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ रैक का प्रोजेक्ट सेटअप नहीं कर रहा, आपको मल्टीपल चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो आपसे चॉइस पूछेगा आपकी, आपको क्या काम करवाना है। वो करने के बाद अभी आप देखो तो इस वीट प्रोजेक्ट के अंदर फोल्डर के अंदर कहीं पे भी आपको नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर नहीं मिल रहा है। नोड मॉड्यूल्स कुछ इस तरह से लिखा हुआ आएगा आपके पास, NODE_MODULES, ठीक है। तो ये कहीं पे दिख रहा है आपको, यहाँ पर किसी को दिख रहा है? नहीं है यहाँ पर। तो कब आएगा आपके पास? ये आपको कुछ सजेशन या इंस्ट्रक्शन खुद भी प्रोवाइड कर रहा है, बोल रहा है कि भाई जो भी स्कैफोल्ड प्रोजेक्ट आपका ये हो चुका है, डन, नाउ रन दीज कमांड्स, ठीक है। अभी मैं करंट किस फोल्डर पे हूं अपने, मेरे टर्मिनल में कौन सा फोल्डर ओपन है, मर्ज स्टैक C16 वाला। तो ये आपको बोल रहा है कि भाई पहले तो आप करो ये कमांड एग्जीक्यूट करो। क्या करेगी ये, CD चेंज डायरेक्टरी, डायरेक्टरी आपकी नाम ऑल्टरनेटिव नेम है फोल्डर का ही, तो आप पहले फोल्डर चेंज करो। पहले आप किस फोल्डर में जाओ जो आपने प्रोजेक्ट का नाम रखा है, जो भी आपने जो रखा हो अपने प्रोजेक्ट का नाम आपको यहाँ पे मिल रहा होगा, ठीक है। मेरा बाय डिफॉल्ट वीट प्रोजेक्ट आ रहा था तो मैंने उसी को एंटर कर दिया था। तो मैं नीचे आता हूँ यहाँ पर और मैं लिखता हूँ CD और अच्छा वीट लिखकर आपको प्रोजेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल VI कुछ भी 2-3 कैरेक्टर टाइप करो और टाइप करने के बाद टैब प्रेस कर दोगे तो उस नाम को जो भी फोल्डर होगा उसको ऑटो कंप्लीट कर देगा वो, ठीक है। एंटर प्रेस कर दो। आप देख रहे हो यहाँ पे क्या चेंजेस आई हैं टर्मिनल के अंदर। पहले आपको यहाँ इस फोल्डर में थे, आप कहाँ पर हो, आप वीट प्रोजेक्ट के अंदर हो आप। क्लियर है यहाँ तक? npm की जो भी आप कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हो, अक्सर स्टूडेंट इस तरह की मिस्टेक कर रहे होते हैं कि वो npm की कमांड जो है उनको ये पता नहीं चलता कहाँ पे एग्जीक्यूट करनी है, किस टर्मिनल में रहकर एग्जीक्यूट करनी है। अगर आप लोग ये npm की कमांड जो नीचे दी हुई है npm install npm run dev, और आप ये इस वाले फोल्डर के अंदर मर्ज स्टैक C16 के अंदर रह के कर रहे होते तो आपको एरर थ्रो कर देता। मैं करके दिखा भी देता हूँ। मैं CD करता हूँ दोबारा से और डबल डॉट यूज कर लूंगा अपने उस फोल्डर से निकलकर आउटसाइड वाले फोल्डर पे जाने के लिए, ठीक है। एंटर करता हूँ, दोबारा उसी फोल्डर पे आ गया हूँ, ठीक है। अब मैं अगर दोबारा वो कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ npm install, एंटर, आ गया एरर, ठीक है। और इसने एक काम और भी किया है, पैकेट डॉट लॉग डॉट जेसन की फाइल बना दी है, ठीक है।
अभी इसमें कोई इतनी ज़्यादा डिटेल है नहीं, बट हमें ये काम नहीं कर रहे। कहाँ पे एग्जीक्यूट करनी है ये कमांड? आप जो अपनी ये जो मैंने इंस्टॉल वाली की थी, या कोई भी एडमिन कमांड, ठीक है, आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपको करनी कहाँ पर है? अपने फोल्डर के रूट में रहते हुए, कहाँ पर? जहां पर आपको ये package.json की फाइल दिख रही है, उस फोल्डर में रहते हुए आपको एग्जीक्यूट करनी है ये कमांड, ठीक है। तो मैं वीट प्रोजेक्ट के अंदर वापस आता हूं, यहां पर cd वीट, ठीक है। और अगर मैं आगे यहां पे ls करता हूं तो देख रहे हैं यहां पर इस वीट फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर थे सारे से लिस्ट डाउन कर दिए मुझे यहां पर। ये src और पब्लिक आपके फोल्डर है, ये आपको कमांड याद करने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ समझा रहा हूं यहां पर कि इस फोल्डर में वीट प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर क्या क्या चीजें आपको दिख रही हैं। तो ये आपके देखो इस फोल्डर के अंदर एक काम करते हैं, ये सारे ना इसमें थोड़ा सा मैं काम करता हूं, रुको, एक्सटेंशंस और मटेरियल आइकन्स, जी सर, इसको इंस्टॉल करवा लेते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर सब जगह पर ना आपका एरर आ रहा है, तो वो थोड़ा समझने में मुश्किल हो रही है कौन सा फोल्डर किसके अंदर है। अब ये करेगा क्या? ये कुछ ये कर देगा, समझ आइए क्या हुआ है? उसने कुछ एक खूबसूरत से आपको आइकन्स यहाँ पे लाके दे दिए, बहुत सारे आइकन्स हैं यहाँ पर, इतने सारे आइकन मिल रहे होंगे। आप जो भी फाइल क्रिएट करोगे उसके एक्सटेंशन के हिसाब से उसको आपको आइकन दे देगा वो, ठीक है। तो थोड़ा सा और यूआई थोड़ी सी इंप्रूव हो गई है, बस और कुछ नहीं है इसका, ठीक है। ओके, मैं इसी पे रहने देता हूँ उसको और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। एक्सटेंशन क्यों इंस्टॉल कराई, वजह पता चल गई यहाँ पर। तो ये आपके जो फोल्डर है प्रॉपर अलग अलग कलर के फोल्डर आपको नजर आ रहे हैं, तो शायद आसानी हो आपको समझने में। तो इस वीट प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप देखो तो इस वीट प्रोजेक्ट के अंदर ये रही package.json की फाइल, ठीक है। तो अब इस फोल्डर के अंदर, वीट प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर मुझे यहाँ पर ये package.json की फाइल मिल रही है, तो मैं उसी टर्मिनल के अंदर जाकर अपनी जितनी भी एनपीएम की कमांड्स होंगी वहां एग्जीक्यूट करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं सपोज करें वीट प्रोजेक्ट के अंदर फिर मैंने सीडी किया, एसआरसी के अंदर चला गया, वहां जाकर एग्जीक्यूट कर, नहीं, तब भी आपको एरर थ्रो करेगा। जिस फोल्डर में आपको package.json की फाइल मिल रही है वहां पे रहते हुए आपने सारी की सारी एनपीएम की कमांड एग्जीक्यूट करनी है। यहां तक क्लियर है? ओके, अब मैं आता हूं npm इंस्टॉल, या फिर यहां पे भी आप आई लिख सकते हो, चॉइस आपकी, ठीक है। करेगा क्या? सर मैंने तो यहां पे कोई पैकेज का नाम लिखा ही नहीं है, कोई पैकेज का नाम मैं लिख रहा हूं? नहीं लिख रहा। ये जब भी आपको वीट का प्रोजेक्ट अपना रैक का प्रोजेक्ट सेटअप करो किसी भी टूल के थ्रू, एंगुलर का भी करोगे, व्यू का भी करोगे, आपको package.json की फाइल हर जगह पे मिलेगी। पहले इस फाइल को समझते हैं, इसका पर्पस क्या है यहाँ पर, ठीक है। देन वापस आते हैं, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, इनको मैं क्लोज कर देता हूँ, क्लोज अदर्स। ये कुछ कोड अंदर मिल रहा है आपको ऐसा ही है, और इस फाइल की एक्सटेंशन क्या है? .json। जेसन हमने एक और पर्पस के लिए भी पढ़ा था, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के लिए। इसके अलावा आप जब कॉन्फिग्स वगैरह बना रहे हो, तो कॉन्फ़िगरेशन की फाइल बना रहे हो, तो तब भी आपको जेसन की यूज पड़ती है, ठीक है। और ये अगर आप देखो तो आपका नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट की तरह ही दिख रहा है ना, बस एक डिफरेंस यहाँ पे ये है कि आप एक अगर आपके फाइल की एक्सटेंशन .js हो तो आप यहाँ पे कुछ भी इस तरह से लिख सकते हो, कॉन्स्ट एक्स वाई जो भी है वेरिएबल्स इनिशियलाइज करवाना सब कुछ कर सकते हो। बट यहाँ पर आप जब भी कुछ इस तरह से करोगे आपको एरर मिलेगा, आप कमेंट करोगे आपको एरर मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपके यहाँ पे अलाउ नहीं है। आपके जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर आपको यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगाओ या ना लगाओ आपकी मर्जी होती थी, ऐसे ही है ना, बट यहाँ पर मैंडेटरी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? जावास्क्रिप्ट के अंदर आप आके बिल्कुल एंड वाली की के ऊपर आकर अगर आप इस तरह से सेमीकोलन लगा के छोड़ देते हो, कॉलन लगाकर, कॉमा लगाकर सॉरी, तो आपको एरर थ्रो नहीं करता। यहाँ पर भी इस पे भी वो आपको शाउटिंग करेगा, आपको यहाँ पर एक्सक्यूज करेगा। तो ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन है जेसन फाइल के। यहाँ तक क्लियर है? ये जेसन की चीज थी, इससे हटकर थोड़ी सी। अब यहाँ पर आते हैं मल्टीपल चीजें इस फाइल के अंदर। आज हम प्रैक्टिकली कोड तो कर नहीं पाएंगे, ऑब्वियसली बात है, हम फोल्डर स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है, ताकि किसी को क्वेश्चन या क्यूरी ना रहे। प्रैक्टिकल चीजें जो इंशाल्लाह कल से स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, इस एक अलग ऑब्जेक्ट के अंदर क्या चीजें मुझे मिल रही हैं, ये किसने ले कहां से आई है? हवा में से नहीं आई है। हमने जो रैक के वीट के स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं
उसके थ्रू ये लेकर आया है, ठीक है। नाम कैसे रखा है, क्यों रखा है, याद हो वहां वीट प्रोजेक्ट की लिखा था, आप जो भी नाम दोगे आपकी फाइल में वो नाम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर प्राइवेट ट्रू है, इसको भी समझ रहने दें। वर्जन बाय डिफॉल्ट आपको 0.0.0 आ रहा है। अब वर्जन क्या होता है, जैसे आप कोई गूगल क्रोम बोलो सॉरी, प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, उसका भी वर्जन होता है। अपने नोट इंस्टॉल की उसका भी वर्जन है। हर वर्जन क्यों क्रिएट कर रहा था, पता चले इस वर्जन में हमने ये काम किया था, ये फीचर्स बग्स को रिजॉल्व किया था, ये नए फीचर लेकर आए थे, ठीक है। टाइम मॉड्यूल इसको फिलहाल भी रहने दें, हमें दो चीज़ें आती है, मॉड्यूल और एक और भी आता है, कॉमन जेस आता है। अब फिलहाल इसको मॉड्यूल पे ही रहने दें। इसका इन डेप्थ नॉलेज जो है हम जब नोड पढ़ेंगे, नोड का प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे तब हम देख लेंगे इसको। स्क्रिप्ट्स में आते हैं, ये स्क्रिप्ट्स को जिसने बाय डिफॉल्ट कुछ हमें क्रिएट करके दी है, ठीक है, किस काम के लिए आगे चलकर हम इसको देखेंगे, और हम अपने कस्टम स्क्रिप्ट भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट करेगा क्या, सपोज कर लो यहाँ पे मैंने काम किया था, जरा गौर से इस चीज को सुनना, मैं सीडी वापस करता हूँ, ठीक है। अपने इस फोल्डर में आ गया हूँ मैं, यहाँ पर मर्ज स्टैक C16 के फोल्डर में आ गया हूँ, ऐसा ही है। अब सपोज कर लो मैं यहाँ पे दो काम किए थे मैंने बोला CD वीट प्रोजेक्ट, ठीक है। जब ये वीट प्रोजेक्ट के अंदर चले जाएगा, फिर मैं चाह रहा हूँ अंदर जाके एक और कमांड चलाए npm इंस्टॉल की। अब ये दो कमांड है, या तो सर मल्टीपल कमांड्स, तो उसको आप चाह रहे हो कि मुझे एक जगह पे लिखना पड़े। इन शॉर्ट में ये बोलता हूँ, आपका अभी तो छोटी सी कमांड है ना, कोई बड़ी कमांड नहीं है। कल को आप बहुत बड़ी कमांड्स लिख रहे हो यहाँ पर, कोई मैं अगर एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, जो मैं प्रोजेक्ट के अंदर दिखाता हूँ अपने किसी, तो गौर सुनना इसमें कस्टमर स्क्रिप्ट हम क्यों बना रहे होंगे। मैं अपने यहाँ पर आता हूँ, गिटहब अली हैदर, वो प्रोजेक्ट प्राइवेट है, पता नहीं मिले या नहीं मिले, यहाँ पर नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से, प्राइवेट प्रोजेक्ट है शायद ना मिले यहाँ पर। मैं चलो यहाँ पर कुछ सैम्पल प्रोजेक्ट है यहाँ पर, ये देख रहे हो, इधर तो गौर से देखना भाईजान कमलेश, तो उठ के बैठ जाओ, तुम अभी तक थक गए, तो रोजे भी नहीं है बेटा, वरना तुम लेट जाओ यहाँ पर 3 घंटे क्लास से। यहाँ पर देख रहे हो कमांड कितनी बड़ी है, ऐसा ही है। अब एक तरीका क्या है कि मैं इस कमांड को कॉपी करके सेव करके रखूं, और जब मुझे एग्जीक्यूट करनी हो मैं वहां से कॉपी करूं और पेस्ट करूं, ठीक है। सेकंड अप्रोच क्या है कि मैनुअली मैं टाइप करूं, ठीक है। मैनुअली टाइप करूंगा, खवारी लगेगी, ठीक है, टाइम ज़्यादा लगेगा। और अगर मैं इसको कॉपी सेव करके रखता हूँ, सपोज करो वो उड़ गई, डिलीट होगी, तो फिर भी इशू है, और मैं इसको बार बार लिख भी नहीं सकता हूँ मैनुअली, दोनों तरह में इशू क्रिएट हो रहा है। तो बेहतर ये है कि मैं बार बार इस कमांड को जाके टर्मिनल के ऊपर टाइप करूं, या कहीं से कॉपी करके लाके पेस्ट करूं। मैं यहाँ पर एक की वैल्यू का पेयर बना लूं अपनी पैकेट की फाइल में, स्क्रिप्ट की ऑब्जेक्ट के अंदर। कहाँ पर, यहाँ पर आप कॉमा डालोगे, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, कहाँ गया, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अभी आप उस कमांड को देखने की जरूरत नहीं, क्या काम करेगी उसको भी नोट कीजिएगा। आवाज है। अब यहां पर की क्या आएगी, अपना नाम रख दो बेशक, ठीक है, कोई भी की रख सकते हो, बट मीनिंगफुल होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि इन लोगों ने यहाँ पर डेव रखा है कि आप डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करने के लिए, बिल्ड आपके बिल्ड बनाने के लिए, लिंट आपके लिंटिंग बनाने के लिए, तो इस तरह टेस्ट डिबग है, ठीक है। तो आप कोई भी इस तरह का मीनिंगफुल नाम उसका दे दोगे यहाँ पर इनवर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देन कॉलन, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी आपकी कमांड है वो सारी के सारी आप यहाँ पे लिख दोगे। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा मैं थोड़ा सा आगे बताता हूँ। हम कस्टमर स्क्रिप्ट भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, इतना क्लियर हो गया। यहाँ पर किस तरह से ऐड करनी है कि आप की कॉलन वैल्यू को अपना दोगे और देन आपका काम चल जाएगा। अब इसका फायदा क्या होगा मैं अभी बताता हूँ आगे चल के, तो फिर CD में करता हूँ। यहाँ पर वीट प्रोजेक्ट कर लेते हैं, यहां पर आकर अब मुझे टर्मिनल के अंदर हर बार ये पूरी की पूरी कमांड को कॉपी करके यहां पेस्ट करके रन करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल ही करूंगा npm स्पेस run लिखना आपको, स्पेस
अपनी कमांड का नाम की जो भी आपने दी यहाँ पर, कॉपी पेस्ट, दैट्स इट। आपको एंटर प्रेस कर देना है तो बिहाइंड द सीन जाकर वो इसको जाके पैकेट नोटेशन ढूंढेगी स्क्रिप्ट के टैग के अंदर, स्क्रिप्ट के की के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर, और यहां आकर इसके आगे जो भी कमांड लिखी होगी बिहाइंड द सीन उसको एग्जीक्यूट करवा देगी। तो ये रीजन है आपके यहाँ पे स्क्रिप्ट्स वाले सेक्शन का कि अपनी मल्टीपल, अब कुछ स्क्रिप्ट्स हमें वीट ने बाय डिफॉल्ट बना के दे दी है और उसके पीछे कोई ना कोई पर्पज है, और कुछ हम इस तरह अपनी कस्टमर स्क्रिप्ट भी ऐड कर सकते हैं जो हमें लग रहा है कि हम बार बार यूज कर रहे हैं, तो अपनी कस्टमर स्क्रिप्ट इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? स्क्रिप्ट हम क्यों यूज करेंगे अभी यहाँ पे आगे चल के और क्लियर हो जाएगा जब हम अपने डेव को बिल्ड को यूज करेंगे स्क्रिप्ट को। ठीक है, एक और सेक्शन यहां पर है डिपेंडेंसी का, डिपेंडेंसीज का। ठीक है, क्या ये जैसे आप बूटस्ट्रैप को यूज कर रहे थे, जैसे आप टेलविंड को यूज कर रहे थे, तो वो आपके अदर लाइब्रेरीज थी ना या पैकेजेस आप बोल लो, ठीक है, तो आप उसके सीरियल लिंक्स डाल रहे होते थे। तो सेम यहां पर आपकी डिपेंडेंसीज का ऑब्जेक्ट है और यहां पर दो डिपेंडेंसी है यहां पर। ठीक है, एक रैक की है और एक रैक डॉम की है। ठीक है, ये आगे चलकर हम जब वर्चुअल डॉम वगैरह पढ़ेंगे तो हम इसको और डिटेल में देख लेंगे क्यों ये रैक डॉम यहाँ पे यूज कर रहा है। दो डिपेंडेंसीज है, क्या पर्पस आते हैं इसके ऊपर। इसके बाद नीचे डेव डिपेंडेंसीज भी है। ठीक है, ये बहुत सारी है, ग्लोबल्स, वीट, ESLint, बहुत सारी है, बट दोनों में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? नाम और उसका ये वर्जन। अब जरा आते हैं पैकेट डॉट जेसन फाइल यूज क्यों कर रहे हैं। पहली चीज तो ये कि आपके प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पड़ी हुई है, उसके प्रोजेक्ट का नाम, उसके वर्जन का, उसमें कौन सा आप मॉड्यूल यूज कर रहे हो, कॉमन जेस यूज कर रहे हो, ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं। उसके बाद कुछ स्क्रिप्ट्स हमने यहाँ पे रखी हुई है अपनी आसानी के लिए। इसके अलावा दो चीजें और है, इसे फर्दर भी आप ऐड कर सकते हो, बट अभी के लिए जो है उसी को समझते हैं, डिपेंडेंसीज और डेव डिपेंडेंसीज। अभी यहाँ पर जब मैंने प्रोजेक्ट सेटअप किया था वीट के थ्रू, तो आपको याद होगा कि हमें उसने npm स्पेस इंस्टॉल लिखने एग्जीक्यूट करने को बोला था। क्यों बोला था भाई? एनीवन? जरूरी था, उसकी रीजन समझ लेते। मैं अपना कोई, अगर मेरे पास सपोज को एक स्लाइड क्रिएट करते हैं यहाँ पर, मेरे पास कोई भी प्रोजेक्ट आता है, ठीक है, और मुझे पता लगाना है उस प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी लाइब्रेरीज या पैकेजेस या फ्रेमवर्क्स यूज हो रहे हैं। हम पैकेजेस बोलेंगे, लाइब्रेरी फ्रेमवर्क छोड़ दें यहाँ पर। ठीक है, कौन कौन से पैकेजेस यूज हो रहे हैं, तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं आऊँगा पैकेट.json की फाइल के ऊपर और मुझे यहाँ पर सारी हिस्ट्री मिल जाएगी। रैक का ये वाला वर्जन यूज हो रहा है इस प्रोजेक्ट के अंदर, रैक डॉम का ये वाला वर्जन यूज हो रहा है, डेव डिपेंडेंस के ये सारे पैकेज मेरे पास यूज हो रहे हैं। ठीक है, क्यों रखी गई यहाँ पर, इसके ऊपर बाद में आते हैं। यह वर्जन लिखा हुआ है अपनी ट्रैकिंग के लिए कि इस प्रोजेक्ट में ये वर्जन यूज हो रहा है, इस प्रोजेक्ट में ये वर्जन यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है। ठीक है, डिपेंडेंसीज और डेव डिपेंडेंसीज के अंदर डिफरेंस क्या है, पहले मैं यहाँ पर आता हूँ और पहले कमांड चला देता हूँ यहाँ पर ताकि उसको मैं क्लियर कर सकूँ। मैं वीट प्रोजेक्ट के अंदर आ चुका हूँ। ठीक है, मैं CD वीट प्रोजेक्ट वाला स्टेप फॉलो कर लिया है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर npm, चलो भाई फिर हो गया, npm इंस्टॉल भी लिख सकते हो और स्मॉल आई भी लिख सकते हो, मैं आई लिख देता हूँ। अब ये करेगा क्या था और सुनना, ये कमांड कर क्या रही है, पैकेट.json के अंदर जाएगी और जाकर डिपेंडेंसी में जो जो डिपेंडेंसीज पड़ी है रैक और रैक डॉम, और डेव डिपेंडेंसी में जो जो डेव डिपेंडेंसीज पड़ी हुई है ESLint/js रैक डॉम जितनी भी है, उन सबको उनका कोड वहां से उठाकर नोड पैकेज मैनेजर की जो साइड है वहां से उठाकर लाकर आपके पास यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर के अंदर लाके रखती रहेगी। ये देख लो बहुत सारी चीजें आ गई है। इसको मैं क्लोज करूं और एक अगर आपकी ये package.log.json फाइल भी बना के देगा आपको। ठीक है, हमेशा package.log.json की फाइल नहीं बनेगी। अगर आप npm को यूज करते हो पैकेजेस को इंस्टॉल करवाओगे तब बनेगी। अगर आप yarn को यूज करते हुए करवाओगे पैकेजेस को इंस्टॉल तो आपको yarn.json या yarn.log की फाइल मिलेगी। अगर आप npm के थ्रू करवा रहे हो तो npm.log.json की फाइल मिलेगी। डिपेंड करता है आप कौन सा पैकेज मैनेजर यूज कर रहे हो अपने पैकेजेस को इंस्टॉल करवाने के लिए। यहाँ पर package.log.json की भी फाइल आ गई है, पैकेट डॉट नहीं है, पैकेट हाइफन है, सॉरी। क्लियर है, ये दो फाइल, एक फाइल और एक फोल्डर हमारे पास यहाँ पर आ गया है। कब आया है?
जब मैंने ये npm install वाली कमांड चलाई है, चलानी कहां पर है, अपने फोल्डर में रूट लेवल पर आकर, जहां आपको package.json की फाइल मिल रही होगी उस फोल्डर में आकर आपको ये काम करवाना है, दिस वन। अब इसने किया क्या, इसने किया ये कि आपको एक फोल्डर क्रिएट किया और उसमें सारे के सारे खोल के देने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, वरना दीवार सर में जाके सर दीवार में जाके मारोगे, इतने पैकेजेस इसमें मिलेंगे। अब आप मेरे को स्टूडेंट क्या आएगा, सर यहाँ तो गिनती के कोई सपोज कर ले 8 ये और 10-12 पैकेजेस हैं, यहाँ तो इसने मेरे ख्याल से कोई 1000 से ऊपर पैकेजेस इंस्टॉल करवा दिए, ऐसा ही है, ऐसा क्यों हो भाई? आपने बोला कि यहाँ पर ये इन जो आपके पास पैकेजेस यहाँ पर डिफाइन है डेव डिपेंडेंसीज के ऑब्जेक्ट के अंदर और डिपेंडेंसीज के ऑब्जेक्ट के अंदर, वो इंस्टॉल करेगा, तो यह फोल्डर तो बहुत सारे क्रिएट कर दिया इसने, ऐसा ही है। रेक्ट आपका एक पैकेज अभी फिलहाल ही समझो, ठीक है। रेक्ट के अंदर रेक्ट ने जो अपनी रेक्ट बनाई, लाइब्रेरी बनाई है, तो उसने भी तो किसी पैकेजेस को इंस्टॉल करवाया होगा ना, सारा कोड तो उसने स्क्वायर से बैठ के नहीं लिखा ना। इसी तरह नीचे जो वीट है, ग्लोबल्स है, ESLint प्लगइन, रेक्ट रिफ्रेश है, बहुत सारे आपके पैकेजेस हैं, तो इन्होंने भी अपने अंदर किसी न किसी पैकेजेस को इंस्टॉल करवाया होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं सपोज करो रेक्ट का पैकेज इंस्टॉल करवा दिया यहाँ पर लोकली, मेरे नोट बोर्ड उसके फोल्डर के लाके से कोड रख दिया, और बाकी जो कोड जो अपने अंदर वो पैकेजेस को यूज कर रहा था, लाइब्रेरीज को यूज कर रहा था, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को, उसका कोड सीधे से मंगवा रहा है, ऐसा नहीं है। तो वो उसके अंदर की जो एक बोलो आप नेस्टेड डिपेंडेंसीज भी जो है आपकी या पैकेजेस हैं, उन सबको भी जो उन रूट आपका जो रेक्ट है उसने जितने भी पैकेजेस इंस्टॉल करवाए अपने अंदर यूज किए हुए, उन सबको भी इंस्टॉल करवाएगा। और सपोज कर लो उसके अंदर भी कोई ऐसा पैकेज था जिसने और किसी को यूज करवाया हुआ था, उनको भी इंस्टॉल करवाएगा। तो इसलिए ये पूरा का पूरा सारे के सारे आपके जो पैकेज हैं इस वजह से इतने सारे आए कि आपका रेक्ट है, रेक्ट को तो मैंने इंस्टॉल करवाया यहाँ पर क्योंकि पैकेज.json के अंदर था, रेक्ट ने अपने अंदर भी किसी पैकेज को इंस्टॉल करवाया था, और जिस पैकेज को यूज करवाया सपोज कर ले उस पैकेज ने भी किसी को यूज करवाया हुआ था, तो जितने भी ट्री आपकी बन रही है उन सबके कोड को उठाकर लाकर इस नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर के अंदर रख देगा। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है तो दोबारा पूछ लें। अपना फोल्डर स्ट्रक्चर आज क्लियर कर लेना, कोई भी क्वेश्चन हो क्यूरी हो एक के बजाय 10 दफा पूछ लेना, बट क्लियर कर लेना ताकि हम नेक्स्ट क्लास इसको प्रैक्टिकली देख सकें। उस कमलेश को बोलो मुंह धो के आ जाए, जल्दी सो जाना था रात में, मुंह धो के आ जाओ भाई। ऐसा सो रहा है, सैरी करने के बाद से बंदा सोता है। जाओ भाई, फिर पानी नहीं पिलाओ भाई को। अच्छा हाँ क्वेश्चन पूछे साहब। नहीं मैंने करवाया नहीं था, मैंने लिख के छोड़ दिया था, मैंने सिर्फ एक ही दफा यूज किया है, एक ही दफा करना आपको, मैंने सिर्फ लिखा था और मैंने कट कर दिया था, मैंने एग्जीक्यूट नहीं करवाया, एंटर नहीं प्रेस किया था मैंने, ठीक है। आपको एक ही दफा करना है, npm इंस्टॉल लिख दो या npm i कर दो, क्लियर है यहाँ पर। यहाँ से कंफ्यूजन कर क्या रहा होगा। अच्छा जी अब जरा आते हैं यहाँ पर, नोड मॉड्यूल्स का क्लियर हो गया, क्या होगा इसके अंदर, क्या खिचड़ी होगी, इसको खोल के देखने की जरूरत नहीं है, आप कभी भी काम नहीं करोगे, ठीक है। ये इस तरह ये है कि आपने टेलमेंट सीरीज किया और आप उसकी लाइब्रेरी के अंदर जाकर मॉडिफिकेशन कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे लिखने कोई भी चीज़ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी अब इधर आते हैं डिपेंडेंसीज और डेव डिपेंडेंसीज के डिफरेंस देख लेते हैं। भाई है तो पैकेजेस ना दोनों, तो अलग अलग क्यों रखा होगा दोनों को, क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर। अच्छा अभी ये पैकेजेस बहुत सारे पैकेजेस हैं, क्यों यूज करें इसके ऊपर मत जाइएगा, जो बिहाइंड से यूज कर रहे हैं अपने काम के लिए आसानी के लिए उसको भी छोड़ दें, फिलहाल हमें उसको समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं डिपेंडेंसीज और डेव डिपेंडेंसीज का पर्पस क्या है, जरा गौर सुनना इस चीज को। डिपेंडेंसीज आपके पास वो पैकेजेस होंगे, सपोज करो मुझे एक ऐड टू कार्ट की फंक्शनलिटी दी गई है, ठीक है, तो उसके लिए या तो मैं कस्टम काम करूँ, कोड लिखूँ सारा का सारा, ठीक है, या मैं कोई पैकेज इंस्टॉल कर लूँ। अब ये इस तरह का पैकेज है कि जिसका मेरे प्रोजेक्ट की फंक्शनलिटी पर डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा अगर इसको मैं डिलीट कर दूँ यहाँ से, ऐसा ही है, मेरी प्रोजेक्ट की जो फंक्शनलिटी इस पर डिपेंड कर रही है, ऐसा ही है ना। ऐसी सारी डिपेंडेंसीज आपकी डिपेंडेंसीज के ऑब्जेक्ट के अंदर आएंगी, ठीक है। अगर मैं डेव डिपेंडेंसीज की बात करता हूँ, डेव डिपेंडेंसीज का आपके प्रोजेक्ट की फंक्शनलिटी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये किसने यूज कर रहे हैं, डेव आपकी शॉर्ट फॉर्म डेवलपमेंट की है,
ठीक है। तो ये आपके डेवलपमेंट के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर करने के लिए आपको यहाँ पे यूज़ करवाई जा रही है, ठीक है। अब मेरे एसएलएन के जितने भी आपको पैकेजेस दिख रहे हैं यहाँ पर, ये आपकी जो आप वर्ल्ड वाइड आपकी दुनिया में जो डेवलपर्स जो बेस्ट प्रैक्टिस को यूज़ कर रहे होते हैं, ये आपकी एसएलएन लिंटिंग वगैरह उसके लिए आपको फोर्स कर रहा होता है कि भाई इस तरह यूज़ करो। क्यों यूज़ करेंगे इसलिए डिस्प्ले देख लेते हैं अभी फिलहाल, अभी कर देख लेते हैं। मैं सपोज कर ले काम कर रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, और उस प्रोजेक्ट आपको पता है किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस कंपनी में जाते हैं हम, तो कोई एक बंदा उस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा हो। अगर छोटा प्रोजेक्ट है तो अलग बात है, वैसे मोस्टली कम से कम भी 2-3 बंदे एक प्रोजेक्ट पे लगे होते हैं, वरना 100-200 बंदों की भी टीम होती है। हर किसी का कोड लिखने का तरीका डिफरेंट होगा। मैं इस बेसिक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ तो मैं इस वाले फाइल में आगे देता हूँ। सपोज कर लो कोई बंदा जेएस की फाइल में काम कर रहा था, और इस चीज को सुनना, एक बंदा है जो आपको यूज कर रहा है फंक्शन एरो फंक्शन, ठीक है। एक बंदा है जो आया है रेगुलर फंक्शन यूज कर रहा है, ठीक है। अब एक बंदा है रेगुलर फंक्शन यूज कर रहा है, बट वो इस तरह से पैरेंथेसिस लगाने के बजाय कुछ इस तरह से लगा रहा है। एक और बंदा है जो इसी को यूज कर रहा है, बट पैरेंथेसिस कहां लगा रहा है, इस तरह से लगा रहे हैं। काफी लोग चॉइस है, कोई इस तरह से लगाते, कोई इस तरह से लगाते। तो जितने भी कंपनी के टीम के अंदर बंदे होंगे, उन सबका जो काम करने का पैटर्न है सबका सेम नहीं होगा। तो सबको एक पाथ पे चलाने के लिए कि आपको इसी चीज को फॉलो करना है, भाई हम पहला अप्रोच यूज कर रहे हैं ये वाली, यहाँ में जो ब्रैकेट्स लगा रहे हैं हम इस तरह से ओपन क्लोज कर रहे हैं, तो आपको भी इस तरह से करना है। अब मैं हर किसी को जाके बोलूंगा तो नहीं कि कोई भी लाइन ऑफ कोड लिख रहा है उसमें और कहीं पे भी उसने इस तरह से लगा दिया, मैं जाके थप्पड़ तो नहीं मारूंगा भाई इस तरह से नीचे वाले तरीके से करो, नहीं पॉसिबल नहीं है। एक बंदा अगर दिन में बैठ के 1000-1500 लाइन कोड लिख रहा है, ठीक है, और 10 बंदे बैठे हुए, तो 10 बंदों की चेक करने के लिए मुझे लगा 5 मिनट और बिठाने पड़ेंगे, ऐसा ही है। तो ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये स्लेट के अंदर हम लोग बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन रूल्स डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा भी है eslim.config। यहाँ बहुत इनको हमें पढ़ने की जरूरत, समझने की जरूरत हमें फिलहाल नहीं है, बिगिनर लेवल पे कोई भी जरूरत नहीं है। कर क्या ये फाइल क्या कर रही होती है, हम सारे के सारे रूल्स डिफाइन कर रहे होते हैं। और रूल्स कुछ भी हो सकते हैं कि कहीं पे आप अनयूज वेरिएबल आप जावा में अगर इग्नोर आप यूज एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। अच्छा पहले इस एग्जांपल को देख लेते हैं कि मैं यहाँ पर आया, अब किसी ने अगर सपोज करो ये पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ और किसी ने इस तरह से लिखा, तो ये स्लेट वहीं पर उसको एरर थ्रो कर देगा, आगे जाने ही नहीं देगा, कंपाइल नहीं करने देगा, रन टाइम सॉरी कंपाइल टाइम पे एरर थ्रो कर देगा, रन टाइम पे जाने नहीं देगा, ठीक है। आप कोड लिख रहे हो वहीं पे जिस तरह यहाँ पर ऐड करके अंडरलाइन आ रही है, बस आपका हाईलाइट आने लग जाएगी और आपको एरर थ्रो कर देगा, भाई आप इस रूल की वायलेशन कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से आप सब लोगों को एक ट्रैक के ऊपर लेके आ सकते हो और कितने अच्छा हो और सबका पैटर्न एक जैसा हो। अगला जो नया बंदा आएगा मार्केट टीम के अंदर, उसको कोड समझने में आसानी होगी, ठीक है। या एक और एग्जांपल ले लेते, मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, और 2-3 वेरिएबल बनाया और बना के उसमें से एक को यूज कर लिया कहीं पर, बाकी 2 दिन ऐसे इग्नोर कर दिए, छोड़ दिए। आपका तो कुछ नहीं जाएगा, कोड भी चल जाएगा, बट एक्स्ट्रा आपने कोड रखा हुआ फाइल के अंदर, तो आपको वहाँ पर भी अब डिपेंड करता है रूल्स किस तरह डिफाइन किए। आप चाह रहे हैं कि जो वेरिएबल यूज ना उसको एरर थ्रो करें या वार्निंग दे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप आगे ESLint की कॉन्फ़िग फाइल में रूल्स को डिफाइन कर सकते हैं। मल्टीपल रूल बेतहाशा रूल्स हैं, आप उसको और चाहे इन फ्यूचर जाकर जब इंटरमीडिएट एडवांस लेवल पे जाएंगे तो उसको यूज़ करेंगे। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर आप इसको यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है। क्यों, रीज़न आपके सामने है, ठीक है। सबको एक ही ट्रैक पर एक ही लाइन पे लाने के लिए, क्लियर है। अच्छा वापस आ जाने पैकेट की फाइल के ऊपर। तो अब ये जो मैंने अभी ESLint की एग्जांपल दे रहा हूँ, ये जितने भी ESLint के पैकेज सपोज करें यही काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ और भी पर्पस है इसका मेरी डेवलपमेंट के ऊपर अगर मैं इनको नहीं इंस्टॉल करता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, मेरे प्रोजेक्ट की फीचर या फंक्शनैलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? क्वेश्चन आप लोगों से भाई नहीं पड़ेगा। ये हमारे डेवलपमेंट के प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए मैं फास्ट रिफ्रेश करना चाह रहा हूँ, कंट्रोल जैसे आप लाइव सर्वर करते हैं, ठीक है। तो लाइव सर्वर में क्या होता है कि हॉट रीलोडिंग आपके पास होती है, ठीक है। आप सेव करते हैं, आपकी चेंजेस खुद को रिफ्लेक्ट होती है, वहाँ पर रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस तरह का यहाँ पर आपके पास मेरे ख्याल से यहाँ पर ये रेक रिफ्रेश वाला मेरे ख्याल से पैकेज यहाँ पे यूज हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपके डेवलपमेंट के एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए है, या आपके प्रोजेक्ट से इसका कोई लिंक नहीं है। तो इसलिए डेव डिपेंडेंसीज हैं, ये डिफरेंस है आपके इसके पास। इसके अलावा इसका डिफरेंस क्या है डिपेंडेंसीज के ऑब्जेक्ट के अंदर और डेव डिपेंडेंसीज के अंदर?
कि जब कल को आप जाकर यहाँ पर बिल्ड वाली कमांड हमने देखी, हम करेंगे भी आगे चल के, मैं npm रन बिल्ड लिखूंगा तो ये इसके बिल्ड बना देगी। ठीक है, आप कभी भी अपने प्रोजेक्ट को, रेक के प्रोजेक्ट को या एंगुलर का हो, आप इस तरह से डिप्लॉय नहीं कर देते हो, आपको उसकी बिल्ड बनानी पड़ती है। तो करता क्या, सारी की सारी HTML CSS जावास्क्रिप्ट की फाइल को लेकर एक ही आपके HTML और जावास्क्रिप्ट की फाइल बना देता है। ठीक है, और उस फाइल को आप जाकर स्टैटिक फाइल होती है आपके पास, उसको जाके आप डिप्लॉय कर देते हो। ठीक है, तो जरा गौर सुनना, जब आप बिल्ड बनाओगे, अब बिल्ड बना लिया आपने, ठीक है, जरा गौर से सुना इस क्वेश्चन को, मुझे आंसर दो आप लोग, तो क्या वहां पर मुझे डेव डिपेंडेंसीज की नीड पड़ेगी इंस्टॉल करने की? वहां पर पर्पस समझ आया था क्यों हमने किए थे इंस्टॉल? डेवलपमेंट के एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने के लिए, ऐसे ही था। अब जब मैंने बिल्ड बना ली, डिप्लॉय कर दी वहां पर, अब मुझे डेव डिपेंडेंसीज की नीड पड़ेगी वहां पर डेवलपमेंट के प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए ना। तो भाई जब मैंने डिप्लॉय कर दी बिल्ड बनाकर, तो वहां पर कोई डेवलपमेंट थोड़ी करोगा बैठकर, वो डिप्लॉय होगा ही ना। तो जब भी आप बिल्ड बनाओगे तो बिल्ड के अंदर आपकी डेव डिपेंडेंसीज का जो जितनी भी डेव डिपेंडेंसीज होंगी उसको इंस्टॉल नहीं करेगा। आपकी जो नोड मॉड्यूल वहाँ पे सेटअप होगा वहाँ पर, तो उसके अंदर डेव डिपेंडेंसीज नहीं आएंगे, सिर्फ डिपेंडेंसीज जाएंगी वहाँ पर। ये क्लियर है? डिपेंडेंसीज तो इंस्टॉल होंगी क्योंकि उसके बगैर तो गुजारा चलेगा नहीं, बट डेव डिपेंडेंसीज इंस्टॉल नहीं होगी। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है आपका डिपेंडेंसीज वर्सेज डेव डिपेंडेंसीज या नॉन डिपेंडेंट, जो भी आप बोलना चाह रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? मैं दोबारा बोल देता हूँ भाई, पहले तो बताएं डिपेंडेंसीज क्लियर है, डिपेंडेंस क्या है? नहीं क्लियर? अच्छा, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मुझे अपनी वेबसाइट के अंदर पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करवाना है। पेमेंट गेटवे का पता है किसी को? नहीं पता? सारे लोग आलू फालू थोड़ी है यार। ये पेमेंट गेटवे आपके पास, अगर मैं इंटरनेशनल बात करूँ, स्ट्राइप है, पेपल है, पायोनियर है, ठीक है। और लोकली बात करता हूँ, लोकली मर्चेंट की बात करता हूँ, आपके पास इजी पैसा है, जैस कैश है, बहुत सारे हैं। ठीक है, अब आपको क्या लगता है, आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो ई कॉमर्स की, तो आप क्या ये पेमेंट को हैंडल करने का सारा मैकेनिज्म खुद से लिखोगे बैठ के? इज इट पॉसिबल? पॉसिबल तो है, बट वो काम जो आपका किसी पैकेज को, किसी एक्सटर्नल लाइब्रेरी को यूज करके आधे घंटे में हो रहा है, 1 घंटे में हो रहा है, शायद आपको पूरा महीना लग जाए उसको स्क्रैच से लिखने में। ऐसा ही है। तो मैं अपने प्रोजेक्ट के सपोज करने पेपल को यूज कर रहा हूँ पेमेंट गेटवे की इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, इन्हीं को पेमेंट गेटवे बोलते हैं, उनको इंटीग्रेट करवाना। तो क्या होगा कि ये ऐसा पैकेज है मेरे पास, ये डिपेंडेंसी है जिसको मैं इंस्टॉल नहीं करवाता हूँ और इसके अंदर के फीचर फंक्शंस को मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज करवा रहा हूँ एंड टू अपना पेमेंट करवाने के लिए। अगर मैं इसको इंस्टॉल नहीं करवाता हूँ तो क्या मेरी फंक्शनलिटी प्रॉपर चलेगी इसकी ऐड टू कार्ड वाली? चलेगी या नहीं? भाई कैसे चल सकती है? क्योंकि मैं इस पैकेज को इंस्टॉल, अगर मैं अच्छा होल्ड कर लो, इसको छोड़ दो, मैं बोलता हूँ आपको, आप टेलमेंट यूज किया था, टेलमेंट की क्लासेस यूज की थी, मैं आपको बोलता हूँ टेलमेंट का सीडी लिंक भी यूज नहीं करो और टेलमेंट को डाउनलोड करके जो फोल्डर में आप रखते हो वो भी नहीं करो। उसके बगैर आपकी क्लासेस चलेंगी? टेलमेंट की नहीं चलेंगी ना। तो सेम इस तरह से आपको डिपेंडेंसीज आपकी जो यहाँ पर आ रही है वो सारी ऐसी चीजें हैं कि अगर उनका कोड आपका नहीं होगा, कहाँ नहीं होगा? जब मैंने npm इंस्टॉल चलाया था, सारा कोड इसे लाया कहाँ रखा है? यहाँ रखा है। तो जब इसमें आप npm इंस्टॉल चलाओगे नहीं, यहाँ पर ये आपका फोल्डर के अंदर कोड लेके ही नहीं आएगा। तो जब लेके ही नहीं आएगा अपने प्रोजेक्ट में, उसको यूज करूंगा उसके फंक्शंस को, तो किस तरह से वर्क करेगा? नहीं करेगा। ऐसा ही है, ये होगा डिपेंडेंसी कि डिपेंडेंसी वो सारे पैकेजेस आएंगे, या आप उसको डिपेंडेंसीज ही बोलो, कि जिसको यूज किए बगैर आपकी फंक्शनैलिटी, आपका जो प्रोजेक्ट का फीचर्स है वो ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, वो वर्क नहीं करेंगे एज एक्सपेक्टेड, जिस तरह आप चाह रहे थे। ये आपकी डिपेंडेंसीज है। अब डेव डिपेंडेंसीज क्या है? दांत क्यों निकल रहे? तुम वो साथ वाला, हाँ मजनू भाई, क्यों दांत निकल रहे? अजीब हो, यहाँ मैं जोक सुना रहा हूँ खड़े होके। अब आज दोबारा से डेव डिपेंडेंसीज के ऊपर है, वो भी पैकेजेस, कोई ना कोई कोड उसका भी यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स के अंदर पड़ा होगा। ठीक है, नोड मॉड्यूल्स का पहले बता चुका, नोड मॉड्यूल्स को सिर्फ इस तरह समझो कि जिस तरह से आप एक, मैं यहाँ पर आता हूँ जरा, बूटस्ट्रैप, दो तरीके आपके पास यहाँ पर। पहला तरीका
ये सीडीएन वगैरह यूज कर लो जो आपने किया होगा ज़्यादातर। और दूसरी अप्रोच क्या है, आप ये डाउनलोड सोर्स फोल्डर को डाउनलोड करते हो, अनजिप करते हो, अनजिप करके इसको वहां ले जाके रखते हो जहां आपको नीड है, जहां आपका प्रोजेक्ट बना हुआ है, ऐसा ही है। तो ये जो मैं npm इंस्टॉल चला रहा हूँ, कोई पैकेज इंस्टॉल करूंगा इन फ्यूचर जाकर, तो करेगा क्या, वो सेम वही काम कर रहा है कि वहां से उठा रहा है कोड को, फोल्डर को उठाकर अनजिप करके जो भी आप समझ लो करके लाकर डायरेक्टली आपका नोड मॉड्यूल्स के अंदर लाके रखता जाएगा। ठीक है, मतलब एक काम ये ऑटोमेट कर रहा है, हमें खुद से मैनुअली करने की जरूरत नहीं, हम स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करेंगे, सारा काम बिहाइंड से खुद कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा डिपेंडेंसीज तो आ गई। डेव डिपेंडेंसीज मैंने दोबारा बताया था कि ESLint की एग्जांपल दी थी मैंने यहाँ पर, कि हमें और भी बहुत सारी डेव डिपेंडेंसीज हो सकती हैं, हर किसी का अपना अपना यूज केस होगा, अलग अलग पर्पज होगा, पर अभी हम बात करें ESLint की। ठीक है, वो भी एक डेव डिपेंडेंसी है। अगर सपोज कर लो, अब मैंने क्यों बताई थी, क्यों यूज कर रहे हैं ESLint यहाँ पर, हर एक डेवलपर को एक ट्रैक पे लाने के लिए, कि सारे एक डेवलपर्स एक ही पैटर्न को फॉलो करें। ठीक है, उसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ। अगर सपोज कर लो, ये तो मतलब एक प्रोजेक्ट के अंदर एक कंसिस्टेंसी लाने के लिए यूज किया ना मैंने इसको, अगर मैं इसको यूज नहीं करवाता हूँ, ठीक है, किसी ने इस तरह से फंक्शन बनाया है, किसी ने इस तरह से बनाया, जान देता हूँ, कोड का आउटपुट तो सेम आएगा ना। ठीक है, मैं इसको इंस्टॉल नहीं करवाता हूँ, तो ये आपकी डेव डिपेंडेंसीज है, इसका आपके प्रोजेक्ट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा अगर आप इंस्टॉल नहीं करवाते हो। ठीक है, तो डिपेंडेंसीज और डेव डिपेंडेंसीज आपकी ये चीजें, पहली चीज तो आ गई। सेकंड डिफरेंस मैंने क्या बताया था कि डेव डिपेंडेंसीज जब आप कल को जाके बिल्ड बनाओगे, ठीक है, मैंने बताया कि आप प्रोजेक्ट को, रैक के प्रोजेक्ट को इस तरह से डिप्लॉय नहीं कर दोगे। और किसी ने किया डिप्लॉय अपने एफर्ट को, किसने किया है, अब्बा डब्बा जब्बा गिटहब पे किया ना, गिटहब पेजेस पे किया, फायरबेस पे किया, नेटलिफाई पे, हेरोकू पे, रेंडर पे, किसी ने किया है। तो वहां पर आप HTML का प्रोजेक्ट वैसे का वैसे डिप्लॉय कर देते हो, बट यहाँ इस तरह नहीं होगा, आपको बिल्ड बनानी पड़ेगी। आपको स्क्रिप्ट के अंदर आप जाओ, तो ये बता भी देता हूँ बिल्ड आपको किस लिए कमांड चलाएंगे आप। ये रही, ये बिल्ड की कमांड दिख रही है। तो npm जितनी भी स्क्रिप्ट है, जितनी भी कमांड्स होंगी, की वैल्यू का पेयर, सबको एग्जीक्यूट करने का, रन करने का तरीका एक ही है, वो क्या है, npm स्पेस रन स्पेस आपकी कमांड का नाम। ठीक है, तो मैं मैं करके दिखाता हूँ, बट उसके लिए हमारे पैकेजेस इंस्टॉल हो गए। ठीक है, मैं बना के दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर देख कोई ये 3 फोल्डर है, नोड मॉड्यूल्स, पब्लिक और SRC, इसके अलावा कोई फोल्डर यहाँ पे नहीं है। मैं यहाँ पर आता हूँ, आप मेक श्योर, मैंने बताया कि जितनी भी एनवी की कमांड आप चलाओगे, आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर रह के चलानी है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सपोज कर आगे लिखता हूँ npm रन, स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा। सपोज कर मैं इस तरह से कर दिया, ये स्क्रिप्ट कोई मिल नहीं रही उस बेचारे को। ठीक है, उसने एरर थ्रो कर दिया, इतना समझदार वो है, वो पूछ रहा है कि आप बिल्ड चलाना चाह रहे हो वाली। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आया था, यहाँ डी लिख देता हूँ। अभी देखना है कुछ एग्जीक्यूट करेगा, कुछ चीजें ये आपके बना रहे हैं। ठीक है, ये बड़ी बहुत जल्दी बनी, क्यों, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में कुछ पड़ा ही नहीं हुआ, छोटा सा प्रोजेक्ट था। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये डिस्क का फोल्डर एक आ चुका है, ऐसे ही है, इसमें आपके index.html में सारी की सारी आपकी फाइल्स आ जाएगी। अब हम इसको आगे डिटेल में देखेंगे जब हम आगे थोड़ा पढ़ लेंगे चीजें वगैरह। अब जब मैंने कमांड एग्जीक्यूट की, मेरा ये फोल्डर बन गया डिस्क का। ठीक है, तो आपकी जितनी भी डिपेंडेंसीज है सिर्फ वही यूज करवाएगा, इंस्टॉल करेगा, आपकी डेव डिपेंडेंसी वहां पर इंस्टॉल नहीं करेगा। दैट्स इट। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वहां हम डेवलपमेंट थोड़ी कर रहे हैं, प्रोडक्शन में जब चलेगी एक चीज तो वहां पर चल रही है, रन हो रही है, दैट्स इट। वहां को बैठे कोड थोड़ी कर रहे हैं रियल टाइम पर। ठीक है, अच्छा जी, यहां तक क्लियर हुआ। ओके, तो ये बेसिक सा डिफरेंस था आपका डिपेंडेंसीज के ऑब्जेक्ट में और डेव डिपेंडेंसीज के ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, बाकी इनके वर्जन भी आगे लिखे हुए। अब इससे हुआ क्या, इधर आ जाए। अभी ये आपके पास, मैंने जब वीट का प्रोजेक्ट सेटअप किया था तो कुछ पैकेजेस इसने खुद ब खुद मुझे यहाँ पे लाके दिए। ठीक है, अभी फॉर सपोज अभी हम काम तो नहीं करें उस पर, बट हम आगे जाके यूज करेंगे, तो मैं एक पैकेज खुद से इंस्टॉल करवा रहा हूँ जो कि हम आगे चल के यूज करेंगे। मेक श्योर वीट प्रोजेक्ट के अंदर हो अपना जो भी प्रोजेक्ट का नाम आपने दिया है, npm i या इंस्टॉल। ठीक है, और पैकेज का नाम मैं लिख रहा हूं रेड राउटर डॉम। ठीक है, किस लिए हम यूज करेंगे, हमें अपनी रेड एप्लीकेशन के अंदर नेविगेशन करवानी हो, एक पेज दूसरे पेज पे जाना हो,
जिस तरह से इन लोगों ने की हुई है, नेविगेशन करवाई ना, ऐसा ही है। तो ये आपकी, इसको हम सिंगल पेज राउटिंग बोलते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन हमारी होती है, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे आगे। तो ये नेविगेशन है, ये रैक के अंदर बिल्ट इन नहीं है। लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में ये तो डिफरेंस है कि बहुत ही कम से कम चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, बाकी अगर आपको और चीज़ें चाहिए थर्ड पार्टी यूज़ करो, ठीक है। तो मैं नेविगेशन के लिए इस पैकेज को इंस्टॉल करवा रहा हूँ। अब जरा गौर से यहाँ पर मुलाहिजा फरमाए, रेक्ट राउटर डॉम इस फाइल के अंदर कहीं पे पड़ा हुआ है, जरा गौर से देख लो, डिपेंडेंसीज में और डेव डिपेंडेंसीज के अंदर कहीं पे है, कहीं दिख रहा है किसी को? नहीं है। मैं यहाँ पे करता हूँ। अब इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद आपके दो काम होंगे। अच्छा सपोज करो आप कोई और पैकेज इंस्टॉल करवाना चाह रहे हो, ठीक है, मैं एक और पैकेज इंस्टॉल करवाना चाह रहा हूँ, आगे चलकर हम इस पर काम करेंगे। रेडेक्स टूलकिट क्यों यूज़ कर रहे हैं? ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसमें डिटेल में बात होगी आगे चलकर। अभी फिलहाल मैं इसको इंस्टॉल करवा रहा हूँ। अब दो तरीके आपके पास, सपोज करो आपको 3 पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, तो पहला तरीका क्या है, आप इसको रन कर दो, जब वो इंस्टॉल हो जाए फिर सेम कमांड चलाओ, आप फिर ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करो, जब ये इंस्टॉल हो जाए फिर तीसरी कमांड ये वाली चलाओ, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, आपके पास ये वाला है, आप एक ही दफा npm इंस्टॉल लिख लो, देन अपने जितने भी पैकेजेस हैं उसको स्पेस दे देकर उसका नाम लिखते जाओ, तो वो सारे के सारे एक साथ इंस्टॉल करवा देगा। अभी जितने भी मैंने 3 पैकेजेस के नाम लिखे, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों के तीनों पैकेजेस आपके पास यहाँ पर डिपेंडेंसीज के ऑब्जेक्ट के अंदर भी आएंगे, उसका जो भी वर्जन लेटेस्ट होगा वो भी आ जाएगा। आगे यहाँ पर कौन सा वाला, विच वन? हाँ नहीं, ये देखिए जिस तरह से मैंने यहाँ पर आपको ये दिखाया था ना, कहाँ गया ये रेड राउटर डॉम, जिस तरह से ये आपके पास है ना, इसकी इंस्टॉलेशन का है ये, यहाँ पर भी देखिए आपको क्या दे रहे हैं, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट सेटअप करने को दे रहा है। मैं एक प्रोजेक्ट कमांड दिखाता हूँ आपको, ChatGPT यहाँ पर कमांड नहीं दे रहा, ये आपको ये दे रहा है npm install रेक्ट डॉम, तो मैंने इसका नाम लिखा, कहाँ गया, ये रहा, मैंने इंस्टॉल की जगह उसकी शॉर्ट फॉर्म आई लिख दी है, मैंने आपको पहले करके बता चुका हूँ। उसके बाद अब मैं चाह रहा हूँ, अब देखिए मुझे 3 पैकेज इंस्टॉल करवाने थे, पहला रेक्ट डॉम, दूसरा ये और तीसरा ये। तो या तो मैं क्या करता, पहले ये वाली कमांड चलाता यहाँ तक, जब इंस्टॉल हो जाता उसका वेट करता, देन आकर फिर npm i redux toolkit वाली चलाता, फिर वेट करता, फिर तीसरी कमांड को npm i redux चलाता। तो बजाय से आप 3 आपको कमांड अलग अलग चलानी है, आप इस तरह से स्पेस के साथ साथ मल्टीपल अपने पैकेजेस के नाम लिख सकते हो। इससे हुआ क्या, एक पैकेज इंस्टॉल करवाओ या 3 करवाओ, इधर होगा क्या बिहाइंड द सीन, 2 काम होंगे। पहला कि आपके यहाँ पैकेज.json के अंदर 3 होंगे, पहला आपका यहाँ पर पैकेज.json के अंदर आके इंक्लूड हो जाएगा जो भी उसका लेटेस्ट वर्जन होगा उस टाइम पर, ठीक है। सेकंड क्या होगा, इसकी डिटेल्स जो है पैकेज.json log-log.json के अंदर भी आएंगी, ठीक है। अब इसके ऊपर बाद में आते, इसको भी खोल के देखने की जरूरत नहीं है, कोई 4000 लाइन का कोड इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, अराउंड 5000। और तीसरा काम क्या होगा, आपके नोड मॉड्यूल्स के अंदर उसका फोल्डर भी आके बन जाएगा। अगर मैं सर्च करना चाहूँ, यहाँ पर नहीं, इसके अंदर सर्च कभी तो कर देता, आज करके नहीं रहा, मैं दिखा देता मैनुअली। रेक्ट ऑर्डर डॉम था ना, तो नीचे चलते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपके फोल्डर आ रहे होंगे, और यहाँ पर देखते हैं ये रेक्ट ऑर्डर डॉम, ठीक है। अब रेक्ट ऑर्डर डॉम ने खुद पीछे भी कोई प्रोजेक्ट पैकेज यूज किया था, शायद वो रेक्ट राउटर हो, तो वो भी वापस आया, ठीक है। इस तरह ये देखो रेडेक्स हमने किया,
हमने रिडक्स टूलकिट और रिएक्ट रिडक्स किया था। इधर रिडक्स थंग जो है आपका, रिडक्स थंग या रिडक्स जो है ये बिहाइंड द सीन आपका रिएक्ट रिडक्स यूज कर रहा है, तो उसने वो भी इंस्टॉल करवाए। ठीक है, 3 काम हुए उस कमांड को एग्जीक्यूट करने से। पहला पैकेट.json के अंदर आया, दूसरा पैकेट हाइफन log.json के अंदर सारी डिटेल्स उसकी आई, और तीसरा यहाँ पर उसके कोड पूरा आ गया। अब अगर इसको ओपन भी करके दिखाऊं, ये सारा कोड इसके अंदर का पड़ा हुआ यहाँ पर। ठीक है, आप इसके अंदर आगे काम करने की जरूरत, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, पैकेट.json में यही चीज थी। अब जरा आते हैं पैकेट हाइफन log.json फाइल। पैकेट.json के अंदर आपको सिर्फ वर्जन बता रहा हूँ डिपेंडेंसीज का, ऐसा ही था। इसके अलावा उसको फर्दर डिटेल नहीं बता रहा है। इस फाइल के अंदर उन पैकेजेस की तमाम कुंडली लिखी होगी, उसके अंदर की जो डिपेंडेंसीज उसकी भी, और उसके अंदर की जो डेव डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करवा रहा है वो उसकी भी, सारी की सारी A to Z उसकी डिटेल्स यहाँ लिखी होगी। npm में कहाँ पे वो डिप्लॉय है, क्या चीज़ है, क्या वर्जन है, क्या मेजर वर्जन है, क्या माइनर वर्जन है, सारी की सारी डिटेल्स उसके अंदर डिफाइन होगी। ठीक है, आपको अगेन इस फाइल को देखने की जरूरत नहीं है। एक चीज मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपके प्रोजेक्ट से आप चाहो तो नोड मॉड्यूल्स को डिलीट करवा दो फोल्डर को, और पैकेट.log.json को भी डिलीट करवा दो, बट आपकी पैकेट.json की फाइल डिलीट नहीं होनी चाहिए। रीजन क्या है? अभी जब मैं इसको प्रोजेक्ट को लाइव करूंगा, आप लोगों को पिछला कोड भी नहीं गया है, कोई इश्यू चल रहा है यहाँ पर। जब भी इसको मैं गिटहब पर या बिटबकेट पर या गिटलैब पर कहीं पे भी डिप्लॉय इसको लाइव करूंगा, सॉरी पब्लिश कर दूंगा, तो कभी भी आपका नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर वहां पे नहीं जाएगा। रीजन क्या है? बहुत फाइल्स है भाई, बहुत फोल्डर है, आपकी उस रिपोजिटरी का साइज आउट ऑफ चलेगा। MBs में GBs में भी जा सकता है, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, 5-6 GB में भी जा रहा होता है। ठीक है, तो आप लेके नहीं जाओगे सर। तो अगर लेके नहीं जा रहे, कल को मैंने वहाँ पर लाइव कर दिया, सॉरी लाइव नहीं यार, गिटहब पे रिपोजिटरी बना के कोड पुश कर दिया, सर मुझे वहाँ से क्लोन करना है, मुझे वहाँ से उठाना है कोड आपका। क्लोन का पता है? अब्बा डब्बा जब्बा क्लोन पता है ना? क्लोन करना, या 2 ऑप्शन होते हैं, या क्लोन कर लो या फिर आप यहाँ पर रिपोजिटरी के ऊपर आकर डाउनलोड प्रोजेक्ट का या इस तरह का प्रोजेक्ट आपका ऑप्शन आ रहा होता है, ग्रीन बटन पे क्लिक करते हो और नीचे जिप फोल्डर या डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, कभी सोचा ये? एनीवन? मैं क्लोन कर रहा हूँ, मैंने यूआरएल कॉपी किया, उस ग्रीन बटन पे क्लिक किया, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये ग्रीन बटन है, इस पर क्लिक करता हूँ, 2 ऑप्शन आते हैं। पहला तो मैं यूआरएल कॉपी कर लूँ और अपने किसी भी टर्मिनल पे जाकर git स्पेस क्लोन स्पेस यूआरएल डाल दो, क्लोन कर लेगा। सेकंड, ये मेरे पर डाउनलोड जिप है, इसको जिप फोल्डर को डाउनलोड करूँ और फिर अनजिप कर लूँ। दोनों तरीके से मुझे कोड तो मिल रहा है ना, डिफरेंस क्या है दोनों में? फिर नहीं, और कोई? ये तो वेरिएशन है ना, इस तरह से कर लो, उस तरह से कर लो, कहाँ यहाँ से पकड़ लो, यहाँ से पकड़ लो। भाई आप जब इस यूआरएल के थ्रू क्लोन करोगे तो आपका जो प्रोजेक्ट वहां पे आएगा, जहां जिस भी फोल्डर में जाकर क्लोन कर रहे हो, आपकी वो रिपोजिटरी गिट इनिशियलाइज हुई होगी, सारे गिट की हिस्ट्री, कमेंट, सबकी सब चीजें वहां पर आएंगी। बट अगर आप यहाँ से डाउनलोड जिप करते हो, सिर्फ प्रोजेक्ट आएगा, वहां पर गिट की हिस्ट्री, गिट के कमेंट, गिट इनिशियलाइज नहीं होगा वहां पर। तो ये बेसिक और मेजर डिफरेंस आपके इन दोनों के अंदर। क्लियर है? अब आप किसी टीम के अंदर काम कर रहे हैं तो आप कभी भी डाउनलोड जिप का आपको नहीं बोलेगा करने का, आपको बोलेगा हमेशा क्लोन करने का। आप यही सुनोगे, क्यों? क्योंकि वो पूरी की पूरी हिस्ट्री आपको उठ के आएगी, आपके पास सारे कमेंट, सारी ब्रांचेस, हर चीज़ आपके पास आ रही होगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? तो अब यहाँ पर भी अगर देखो आप, ये नेस्ट का प्रोजेक्ट है, इसके अंदर भी आपका नोड मॉड्यूल्स बनता है, बट यहाँ पर नहीं आया है। ठीक है, क्यों नहीं आया? मैंने नहीं भेजा, इसने रोक लिया। यहाँ पर क्यों रोका भाई? ये देखे, पैकेट.json और पैकेट हाइफन log.json फाइल क्लियर है यहाँ पर, दोनों फाइल क्लियर है। क्या रीजन है, क्यों यूज कर रहे हैं? अब जरा एक और फाइल देखते हैं, .gitignore की। ये फाइल आपके पास अगर आप किसी टूल के थ्रू करो तो बाय डिफॉल्ट बना के देगा, उसमें कुछ ना कुछ फाइल्स फोल्डर का नाम रखा होगा। अगर आप नोड का कल को फोल्डर, नोड का प्रोजेक्ट खुद से सेटअप करते हो, तब भी आप उसके अंदर बनाओगे फाइल। बट बना क्यों रहे हैं?
खुद ब खुद बन रही है, हम बना रहे, रीजन क्या बनाने की? इस नाम को पढ़ के कुछ पता चल रहा है आप लोगों को? गिटहब के लिए चलो अच्छा बात है, गिट से लिंक करिए चीज। डॉट गिट इग्नोर, इसका नाम यही होना चाहिए। और आपका अगर रिपोजिटरी इनिशियलाइज है गिट की, ठीक है, जिसको आप डॉट गिट इनिट करते हो, ठीक है, आपने कमांड चलाई होगी, तो ये ग्रीन हो भी रही है यहाँ पर, आपकी इनिशियलाइज हुई है। ये करेगा क्या? इस फाइल के अंदर में वो सारी की सारी फाइल्स या वो सारे के सारे फोल्डर्स का नाम रखूंगा जो मैं चाहता हूं कि जब मैं गिट ऐड करूं, गिट कमेंट करूं, गिट पुश करूं, तो वो फोल्डर, वो फाइल्स मेरे पास गिट पे पुश ना हो। अब इसका फायदा क्या है भाई? मैं बोलता हूं सर आप उसका नाम नहीं रखते फोल्डर का, फाइल का। अब सपोज कर लो अगर कोई आपकी एक फाइल में अपने चेंजेस किए हैं, तो आप शायद उस फाइल का नाम लिख दो, गेट ऐड फाइल का नाम या फोल्डर का नाम। और आपके पास 10 20 50 फोल्डर हैं, तो आप सब फोल्डर का नाम लिख रहे होते क्या मैनुअली? नहीं, आप मोस्टली जाकर गिट स्पेस ऐड स्पेस डॉट लिखते हो या -a कैपिटल लिखते हो, ठीक है। बस जितनी भी चीज़ें सब लेके भाग जाओ, ऐसा ही है। तो उस केस में क्या हुआ, ये नोड मॉड्यूल्स को और बाकी चीज़ों को लेके भाग जाएगा। बट अगर मैंने गिट इग्नोर के अंदर आकर लिख दिया उस फाइल और फोल्डर का नाम, तो आप डॉट अगर लगाओगे भी तो बाकी सब फाइल्स एंड फोल्डर को लेके चले जाएगा, बट जिनके नाम आपने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हुए हैं उन फाइल्स को वो इग्नोर मारेगा। सिंपल सा काम इसका ये है। या सपोज कर लो कल को हम .env की फाइल्स बनाएंगे जिसमें हम कुछ अपनी API की रख रहे होंगे या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन रख रहे होंगे जो मैं चाह रहा हूँ कि हर कोई ना देख सके, ठीक है। सपोज कर लो मेरा पेमेंट गेटवे में इंटीग्रेट करवा रहा हूँ और ये आपको API की देगा जो कि सिक्योर होती है, आपको हर किसी के साथ शेयर नहीं करनी होती है, ठीक है। तो अगर आपने env की फाइल के अंदर वो चीज़ रखी और पुश कर दिया तो कोई भी उसको यूज़ करके कबाड़ा कर सकता है, ठीक है। और मेरे से एक दफ़ा हो चुका है कि कहीं पढ़ा रहा था और उसने वो की उठा ली मेरे ES अमेज़ॉन की सर्विस है ES2, तो उसकी की सिक्योर थी, मैंने लिखी और किसी ने वो यूज़ करके यूज़ कर रहा है। अब उनके पास साइट की उस की बिहाफ पर वो पूरी ट्रैकिंग कर रहे होते हैं कि ये की किस IP एड्रेस से वो हिट कर रहे हैं जो भी चीज़ें, तो इस तरह पंगे क्रिएट हो सकते हैं। तो इस तरह कोई भी इन्फॉर्मेशन या तो कॉन्फिडेंशियल हो जो आप हर किसी को शेयर नहीं करना चाह रहे हो, या आप एक रीज़न ये बहुत बड़ा फाइल का साइज है, फोल्डर का साइज है, आप नहीं भेजना चाह रहे हो, तो उन सब फाइल्स एंड फोल्डर के नेम को आप यहाँ पर गिट इग्नोर के लिए लिख सकते हो, ठीक है। अब जब आप गिट इग्नोर के लिए उस फाइल या फोल्डर का नाम लिख दोगे तो आप यहाँ पे देखो नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर है यहाँ पर, ऐसा ही है। और ये आप नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर देख रहे हो यहाँ पर, ये बहुत डिम कलर से आ रहा है, ग्रेश कलर में आ रहा है। क्यों आ रहा है? कि यहाँ पे गिट इग्नोर में लिखा हुआ है। सेम इस तरह से डिस्क का फोल्डर भी, क्योंकि उसको पता है ये बिल्ड बनती है और आप हर दफा इसको नहीं भेजना चाह रहे हो, तो यहाँ पर डिस्क का फोल्डर भी देखो ग्रेश कलर में आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अगर ये इशू रिजॉल्व हो जाता है तो पुश करके जब दिखाऊंगा तो ये फाइल्स एंड फोल्डर वहाँ पे नहीं जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो क्यों यूज करेंगे इस फाइल को? कल को मैं कोई और फाइल बना दूँ यहाँ पर और आप एडिशनल इसका नाम भी जाके लिख सकते हो, क्लियर है, जो भी आपका फाइल और फोल्डर होगा। ओके, ES क्लियर का मैं आपको बता चुका हूँ, रूल्स एंड रेगुलेशन हम डिफाइन कर रहे थे, इसकी अभी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बहुत एडवांस चीज है, ठीक है। index.html पे आते हैं, उसके बाद हमारे पास दो चीजें और है फाइल पर, उसको देखते हैं। v.config.js, ठीक है। कॉन्फ़िग का नाम जहां जहां आ रहा है इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो ये v की कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसको भी हमें डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका हमारे रेड के प्रोजेक्ट के सेटअप के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगेन एक और फाइल है readme.md, ये फाइल तो उन्होंने पहले क्रिएट की होगी। ये करती क्या है? ये करती ये है, मैंने प्रोजेक्ट अपना गिटहब पे पुश कर दिया किसी भी प्लेटफॉर्म पर, गिटहब पर, गिटलैब, बिटबकेट पर। अब एक बंदा है जो कि फर्स्ट से मेरे रिपोजिटरी पर आ रहा है और उसको सेटअप क्लोन करने के बाद अपने प्रोजेक्ट, मुझे उसको ये पता लगाना है कि मेरा प्रोजेक्ट सेटअप किस तरह से होगा। मतलब क्लोन कर लिया, उसके बाद मुझे क्या क्या कमांड चलानी पड़ेगी, उसके बाद जाकर मैं उस प्रोजेक्ट को रन करके देख सकता हूँ, ठीक है। तो एक तरीका तो क्या है कि वो मेरे पास आए, मुझसे आए कांटेक्ट करे और बोले यार मुझे बताओ क्या करना मुझे, तो उसको बता दूंगा भाई पहले क्लोन करो, फिर आपने पैकेजेस को इंस्टॉल करो, फिर उसके बाद ये वाली कमांड चलाओ तो आपका प्रोजेक्ट चल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप या तो ये सही हो गया कि आप सारी इंस्ट्रक्शन लिख दो कि भाई ये कमांड आपको चलानी है, और इसके अलावा कोई आप रिसोर्स आपकी कोई है जिसको आप यूज़ किया, आप उसका रेफरेंस देना चाह रहे हो, तो सारी की सारी चीज़ें आप लोग अपनी readme.md के अंदर डाल रहे होते हो और गिटहब कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे प्रीव्यू करके दे देता है, जिस तरह आप ये नेक्स्ट के प्रोजेक्ट में आपको ये सब चीज़ें मिल रही थी, ठीक है। तो एक तरह से रेफरेंसेस आपकी सारे जो है वो यहाँ पर आपको मिल रहे होते हैं,
ठीक है। और ये डॉट एमडी आपकी डॉट एचटीएमएल की तरह एक एक्सटेंशन है, मार्कअप लैंग्वेज है ये। अब उसके h1 h2 h3 होता था, यहाँ पर आप हैश यूज कर रहे हो इस तरह से, एक हैश है तो h1 बन जाएगा, दो हैश होंगे तो h2 बन जाएगा। उसका लिखने का तरीका अलग था, इसका लिखने का तरीका अलग है। अब ऐसा नहीं है आपको इसको बैठ के समझना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से क्लियर है। ये readme.md, weedconfig, package.json, package -log.json, ESLint और git ignore, इन फाइल्स का क्लियर है। हम सिंपल इंस्ट्रक्शन, अब मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मैंने यहाँ पर कुछ भी खुद से तो नहीं लिखा ना, ये बेसिक इंस्ट्रक्शन से लिखी हुई है कि भाई दिस टेम्पलेट प्रोवाइड्स अ मिनिमम सेट ऑफ डायरेक्ट, आप इसमें कुछ भी जाकर अपनी तरह से लिख सकते हो। होगा क्या, जब मैं पुश करूंगा तो इस तरह से मेन पेज के ऊपर जहाँ पे सारा फोल्डर स्ट्रक्चर आ रहा होता है, बॉटम पर इस तरह रीडमी का आपका आ जाएगा और सारी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखी होगी। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि भाई ये नेस्ट का फ्रेमवर्क है, इंस्टॉलेशन करनी है, npm इंस्टॉल कर लो, यहाँ पे कमांड चलाओ, उसके बाद आपको रनिंग द ऐप, अगर आपको ऐप को रन करना है, डेवलपमेंट के अंदर आप npm रन वाली स्टार्ट ये कमांड चलाओगे, वॉच मोड के अंदर आप ये कमांड चला दोगे, प्रोडक्शन मोड के अंदर आप ये वाली कमांड चला दोगे, टेस्टिंग करनी है तो आपको ये कमांड चलानी पड़ेगी। तो कुछ इंस्ट्रक्शन उससे प्रोवाइड कर दी जिसको यूज करते हुए आप प्रोजेक्ट को रन कर सकते हो, सिंपल, क्लियर है। इसके अलावा कुछ रिसोर्सेज के यूआरएल आप देना चाह रहे हो, जिस तरह लोगों ने दिए हुए, यहाँ पे आप और जाकर डिटेल देख सकते हो, आप ऑथर का देख सकते हो, यहाँ पर आप इस तरह अपने हिसाब से अपनी कस्टमाइज रीडमी फाइल बना सकते हो, ठीक है। बट ये ऑप्शनल चीज़ें मैंडेटरी नहीं होती हर जगह पर, क्लियर है। बट आपको रीजन पता होना चाहिए क्यों यूज कर रहे हैं हम इसको। कोई क्वेश्चन यहाँ पर, एनीवन? नहीं, वीट एक अलग चीज है, पीएनपी एक अलग चीज है। वीट आपके पास एक टूल है, इधर वीट आपके पास एक टूल है जिसको हमने यूज किया है इस प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए। मैंने सारी की सारी फाइल्स एंड फोल्डर खुद से बनाया गया, मुझे वीट को मैंने यूज किया, वो पीछे सारा का सारा काम खुद ब खुद कर रहा है, वो सारा काम आपको हैंडल करके देगा। पीएनपीएम एक डिफरेंट चीज है। जिस तरह हमने एनपीएम को यूज किया है, जो कि हमारे पास क्या है, नोड पैकेज मैनेजर है, जिस तरह एनपीएम है इस तरह से मेरे पास और भी पैकेज मैनेजर है, जांट है, पीएनपीएम है, बंच है, डीनो है, बहुत सारे और भी है, ठीक है। तो ये उनमें से एक था पीएनपीएम, तो हमें इसके पढ़ने की जरूरत है, अभी बिगिनर है तो सिंपल एनपीएम से अपना काम चला सकते हैं। और लोग इनके अंदर ये परफॉर्मेंस वाली बेस्ट है एनपीएम से, बट अभी हमें इस पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये पैकेज मैनेजर है जो क्या करेंगे, पैकेज को इंस्टॉल करवा के देंगे, दैट्स इट। डिलीट करना है, इंस्टॉल करवाना है, कुछ भी तरह से काम करना है तो वो करवा के देंगे। एनी क्वेश्चन? नोड का काम हमारे पास यहाँ था एनपीएम के ऊपर, नोड के बगैर हमें ये नहीं मिलता। मैंने बताया था जब आप नोड डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, नोड के साथ आपको ये चीज खुद ब खुद मिल जाएगी। तो दैट्स व्हाई हमने नोड को इंस्टॉल किया था, ठीक है। क्योंकि मुझे पैकेज मैनेजर जो चाहिए था ना, अगर मैं वीट के प्रोजेक्ट का सेटअप भी करता तो मुझे उसके बाद आगे वीट का प्रोजेक्ट मैंने चला लिया, बट चलाता नहीं किस तरह, बल्कि पहला स्टेप में ही हमारे पास क्या चीज थी, यहाँ पर पहले स्टेप के अंदर ही हमें यहाँ पर एनपीएम की नीड पड़ती, ऐसे ही है ना, कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ऑब्वियसली बात है मुझे इसके लिए नोड इंस्टॉल करना पड़ा था। कोई क्वेश्चन इसके अलावा? ऑब्वियसली बात है, अगर मैं ये कमांड नहीं लिखता तो मेरा प्रोजेक्ट सेटअप नहीं होता, ठीक है। मेरा वीट का प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं करता ये रैक का प्रोजेक्ट। अब उसके बाद मैंने आगे दो कमांड चलाई है, एक npm i की और एक npm i और ये वाली कमांड, ऐसा ही है। npm i क्या करेगा कि जैसे आप npm i या npm इंस्टॉल लिखोगे तो पैकेज.json के अंदर जाएगा और जाकर यहाँ पे जितनी भी डिपेंडेंसीज होंगी और डेव डिपेंडेंसीज होंगी सबको इंस्टॉल करके यहाँ पर लाके उसका कोड रख देगा। और उसके बाद अब ये तो जब मैंने फर्स्ट टाइम npm i चलाया था तो उसने तो जो पैकेज.json के अंदर मेरे पैकेजेस पड़े हुए थे सिर्फ उन्हीं को इंस्टॉल करवा दिया ना। बट मुझे ऐसा तो नहीं कि जो वीट ने बाय डिफॉल्ट मुझे पैकेज इंस्टॉल करा के दिए थे उसके अलावा मुझे अदर पैकेज को इंस्टॉल करवाना नहीं पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है ना। कल को जाकर मुझे कोई और पैकेज इंस्टॉल करवाने पड़ेंगे, फिर उसके लिए मैंने ये तरीका देखा था, npm i आपके पैकेज का नाम पैकेज 1, पैकेज स्पेस के साथ पैकेज 2 का नाम लिख दोगे, देन स्पेस के बाद पैकेज 3 का नाम लिख दोगे, क्लियर है। ये इस तरह से ये कि आप 3 सीरियल लिंक को यूज कर रहे हो, ठीक है। ये 3 आपने पैकेजेस या लाइब्रेरीज के फोल्डर है उनको एक्सट्रैक्ट करके अनजिप करके अपने ही फोल्डर में लाके रख रहे हो, ठीक है। कोई और क्वेश्चन? वेबसाइट असर नहीं, अच्छा अगर प्रोजेक्ट मेरी बात सुनो यहाँ पर, अच्छा क्वेश्चन है। एक तो अपने आपके वेबसाइट को असर नहीं पड़ेगा,
सेकंड चीज, अगर आप यहाँ से इसको डिलीट यू करके कर देते हो इस तरह से, आप कर सकते हो, बट करना नहीं है। क्यों नहीं करना? अच्छा, यहाँ डिलीट करने पे ऐसा नहीं होगा कि नोड मॉड्यूल से डिलीट हो जाएगा, नहीं। अगर आपको डिलीट करना है किसी पैकेज को, आपने मिस्टेकली डाउनलोड कर लिया है, इंस्टॉल कर लिया है, तो उसके लिए कमांड क्या है उसको भी जरा देख लेते हैं। आप सिंपली npm यूज करेंगे स्पेस अनइंस्टॉल और अपने पैकेज का नाम सिंपल, मैं सपोज कर ले यहाँ पर ये जो मैंने यूज कर इंस्टॉल करवाया था React Redux, इसी को मैं इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ। ये आपका यहाँ से भी यहाँ से ये कमांड हटा देगा, ये वाली सॉरी यहाँ से हटा देगा, हिस्ट्री यहाँ से रिमूव कर देगा, पैकेज -log.json से भी इसको रिमूव कर देगा जितनी भी इसकी डिटेल्स होंगी, और नॉन मॉड्यूल्स फोल्डर को भी उड़ा देगा, जो भी इससे मिलते जुलते फोल्डर होंगे इस पैकेज के लिए। क्लियर है? तो आपने एक और चीज देख ली, अगर आपको पैकेज अनइंस्टॉल करवाना हो तो किस तरह से करवा सकते हैं, यहाँ देखो जा चुका है। क्लियर है? कोई और क्वेश्चन? तो ये याद करने के लिए नोट्स में कहीं लिख दूंगा यार, इसके अंदर इतनी कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल अगर कुछ ना होता था तो मैं ये प्रोवाइड कर देता हूँ। चैट जीपीटी को ना मैं छोटा भाई समझ लो या मेंटोर समझ लो अभी फिलहाल के लिए। आप सिंपल जाके यहाँ पे, एंड अगर आप लोगों के भी टाइम पर कंपटीशन ज़्यादा है ना कि मार्केट में हर कोई वेब डेवलपर बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, तो आपके लिए आसानी भी बहुत है। हमारे टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं थी, चैट जीपीटी और ये सब चीज़ें। ठीक है, npm तो ये आपको सब चीज़ें खुद बता रहा है, मैंने तो कुछ भी सारे बताए थे डिटेल के साथ। ऐसा ही है, तो फिर इतनी अंग्रेजी तो आती होगी सबको। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक और चीज़ है, हमने डिपेंडेंसी तो इंस्टॉल कर ली, अभी हमने देखा भी 3 हमने डिपेंडेंसी इंस्टॉल करवाई थी और रिमूव करके भी देख लिया। व्हाट अबाउट डेव डिपेंडेंसी? हमें ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें डेव डिपेंडेंसी खुद से कोई इंस्टॉल करनी पड़े, तो वो करें भाई। तो कमांड आपकी सेम वही है, आपको सिर्फ ऐड में जाकर ये -- सेव डेव लिखना है। तो आपके बारे में जो डिपेंडेंसी वो ऐड करेगा वो आपके यहाँ पर डिपेंडेंसीज के ऑब्जेक्ट में नहीं आएगा, यहाँ पर जाएगा। क्लियर है? आप यहाँ पर आप --- लिख लो या फिर -D लिख लो, दोनों का एक ही पर्पज है। ऑल्टरनेटिव काम में दिखा भी देता हूँ करके यहाँ पर npm i फॉर इंस्टॉल -D। ठीक है, अच्छा फ्लैग जो आपके जैसे -D है, -G मैंने बताया, ये जितने भी फ्लैग हैं इनका ऑर्डर आप आगे लिख लो पीछे लिख लो, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर वही मैं चीज़ कर देता हूँ React Redux, ऑल्दो कि हमारे डेव डिपेंडेंसी आना नहीं चाहिए, बट अभी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो मैं आप देखना यहाँ पर पहले कहाँ पे इंस्टॉल आया था, यहाँ पर आया था ये इस डिपेंडेंसीज के ऑब्जेक्ट के अंदर। अभी आपको यहाँ पे आपको दिखेगा, एंटर करते हैं, आगे यहाँ पर ये रहा। ठीक है, अभी फिलहाल मैं इसको, अच्छा डेव डिपेंडेंसी हो या डिपेंडेंसी हो, दोनों को इंस्टॉल करने का तरीका, सॉरी इंस्टॉल करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, -G का फ्लैग आएगा डेव डिपेंडेंसीज के लिए, डिलीट करने का तरीका दोनों का सेम है। मैं अनइंस्टॉल लिख दूंगा, वो खुद ब खुद जाके देख लेगा कहाँ पड़ी हुई है और उसको रिमूव कर देगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगी, चलेगा यहाँ से, और बाकी नोड मॉड्यूल से वो सब चीज़ें खुद इरेज कर देगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अच्छा अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि 23 हो गए, बस 1-2 मिनट करके इसको एंड करते हैं, बाकी फोल्डर स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आपके थोड़ा असाइनमेंट वगैरह देख लेता हूँ, टाइम होता है यहाँ पर। आज डेड, अच्छा ये आपकी 27 से डेडलाइन है ना? डेडलाइन आपके प्रोजेक्ट की, पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट की डेडलाइन एक्सटेंड कर दी गई थी ना, तो लास्ट डेट 27 है ना? 27 है मेरे ख्याल से यार, 27 है ना? बस सब लोग सोए हुए यार। ठीक है, अभी इसके बाद आपके पास 2 दिन है अभी भी। ठीक है, तो हम इसको कल की क्लास में देख लेंगे, क्योंकि परसों तो आपकी वैसे क्लास नहीं होगी। कल आप लोगों की क्लास शेड्यूल होगी, मैं ग्रुप के मैसेज करवा दूंगा। जो आपकी कल क्लास नहीं हो सकी मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से, मैं टाइमली अपडेट नहीं कर सका था, दैट्स आप लोगों की ख्वारी भी लगी थी, उसके लिए सॉरी अगेन।
तो वो आप लोगों की जो कल की क्लास है वो वेडनेसडे को होगी। किसी को इसमें कोई इशू है कल आने में? एनीवन? कोई एक दो होंगे तो उनकी खैर है। सेम टाइमिंग के ऊपर आपकी कल क्लास होगी, तो बाकी चीज़ हम कल की क्लास में कवर कर लेंगे। और आपका असाइनमेंट का जो प्रोजेक्ट का जो चेक है वो भी एक दिन आपको और मजीद मिल जाएगा। अभी मेरे हाथ 10 बच्चों नहीं करवाया सबमिट, 19 बच्चे, तो शायद कोई एक दो सबमिशन और आ जाए, तो कल ही हम उसको देख लेंगे। अभी 5 मिनट में बाकी चीज़ें क्लियर करता हूँ और देन क्लास को एंड करते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्यों बोला यहाँ पर कि package.json की फाइल आपको डिलीट नहीं करनी है, और आप package-log.json की फाइल भी रिमूव कर सकते हो और नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर को भी रिमूव कर सकते हो, डिस्क फोल्डर को भी रिमूव कर सकते हो। क्यों भाई? एनीवन? बिल्कुल ऐसा ही है। package.json की फाइल के अंदर आपके वर्जन डिफाइन है। अगर आपको नोड मॉड्यूल्स चला भी यहाँ से, आपको package.log.json भी चला गया यहाँ से, तो जैसे ही आप टर्मिनल के ऊपर आके npm स्पेस इंस्टॉल लिखते हो या आई लिखते हो, ये दोनों फाइल्स एंड फोल्डर दोबारा से वापस आ जाएंगे। और डिस्क वाला फोल्डर npm स्पेस रन स्पेस बिल्ड करोगे दोबारा से आ जाएगा। और जब मैं इसको कल को डिप्लॉय रिपोजिटरी में पुश करूँगा, तो आपको मैंने बताया कि आपको नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर वहाँ पे नहीं जाएगा। अब कल को आप वहाँ पे जाते हो, आपको मेरा पूरा प्रोजेक्ट को क्लोन करना है, तो आपके पास जब मैंने भेजा ही नहीं आता नोड मॉड्यूल्स, तो आपको मिलेगा भी नहीं। अब आपको तो मेरा प्रोजेक्ट रन करना है और आपका नोड मॉड्यूल्स नहीं होगा, आप स्टार्ट करोगे प्रोजेक्ट को, एरर पैकेजेस तो मिल नहीं रहे उसको, अब क्या करें भाई? सेम जाकर आप npm स्पेस इंस्टॉल लिख दोगे, package.json की फाइल पड़ी होगी ना वहाँ पर, आपने सारे पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेगा। क्लियर है यहाँ पर? कोई क्वेश्चन? भाई जब मैं गिटहब पे पुश करूंगा ना, तो मेरी पैकेज नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर कभी भी नहीं जाएगा। उसकी रीजन ये है कि मैंने उसको गिट पे इग्नोर के अंदर डाला हुआ है, मैंने नहीं, वीट ने खुद भी डाला ये। ठीक है, तो जब यहाँ से पुश करते मेरा नोड मॉड्यूल्स गया ही नहीं गिटहब के ऊपर, कल को आप जाके वहाँ से क्लोन करोगे, ठीक है, और क्लोन करने के बाद उसको यूज़ करोगे, स्टार्ट करते हो प्रोजेक्ट को, स्टार्ट होते ही एरर थ्रो कर देगा कि भाई ये वाले पैकेजेस मिल ही नहीं रहा कहीं पे। क्यों नहीं मिल रहा? नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर ही नहीं है वहाँ पर। ठीक है, तो अब मुझे वो लेकर आने, सिंपल npm स्पेस आई चला दूंगा। जब इनिशियली मैंने वीट का प्रोजेक्ट सेटअप किया था, उस टाइम पे नोड मॉड्यूल्स था क्या यहाँ पर? नहीं था ना। मैंने npm स्पेस आई लिखा था, उसने खुद ही जाकर package.json की फाइल के अंदर देखा कौन कौन से पैकेजेस हैं, उसको जाके उससे इंस्टॉल करवा दिया। क्लियर है यहाँ पर? आखिरी फाइल index.html देख के इसको एंड कर रहे हैं। आप अपनी रैक के प्रोजेक्ट के अंदर 10, 20, 50, 100, 200, 300, 400, 1000 पेज की फाइल भी बना लोगे, आपकी रैक के प्रोजेक्ट में जो HTML की फाइल होगी वो सिंगल ही रहेगी हमेशा। सही है, मतलब कि इतने पेजेस बना रहे हैं तो फाइल ही कैसे हो सकती है? ठीक है, आपकी HTML की फाइल एक ही रहेगी, एंगुलर का प्रोजेक्ट भी हो कोई भी हो। अच्छा, एंगुलर में बल्कि हाँ मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं, वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर अगर मैं आता हूँ तो इस फाइल को समझ लेते हैं और देन नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने पब्लिक और SRC अपकमिंग क्लास जो उसमें अपने पब्लिक और SRC फोल्डर को डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग हाफ एन आवर्स में लगेगा, बाकी फिर उसी क्लास में प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे। index.html के अंदर आते हैं तो ये आपको देखने में कुछ जानी पहचानी लग रही है ना, वो ये HTML का भाई कंटेंट और तो कुछ भी नहीं है, वो हेड लिखा हुआ है, वीट रेक्ट और ये सब चीज़ें लिखी हुई है। अगर अभी फिलहाल इसको बाद में, पहले मैं काम करता हूँ अपने इस प्रोजेक्ट को रन करके देखता हूँ। सर सब कुछ तो कर लिया, पैकेजेस भी इंस्टॉल कर लिए, इसका दीदार तो करवा दें, इसको दिखा दें, तो इसको देख लेते हैं यहाँ पर। उसके लिए कमांड के चलाएंगे npm run package.json में चलता हूँ। यहाँ पर आप स्क्रिप्ट में देखिए स्क्रिप्ट ऐड हुई है डेव की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके DEV लिख दूंगा। ठीक है, डेव डेवलपमेंट की शॉर्ट फॉर्म है। तो इसने स्टार्ट कर दिया, जिस तरह आप लाइव से ओपन करते हो इसने कुछ इस तरह से टर्मिनल के अंदर आपको इंटरफेस दे दिया है और ये आपका यहाँ पर चलने लग गया। आप कंट्रोल और लेफ्ट क्लिक करो माउस से तो आपके ब्राउजर के ऊपर आपको इसको डिस्प्ले करके दे देगा। ये रहा ये कोड, ये पेज मैंने नहीं बनाया, ये वीड ने मुझे एक बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करके दिया है, उसके अंदर उसने हमें एक सैंपल बना के दे दिया रैक के प्रोजेक्ट का। अब इसको हम डिलीट करके अपनी जो भी हमने कस्टम काम करना हम करते रहेंगे। ठीक है, बट मुझे वो सारे फोल्डर वो सारे फाइल्स बनाने की जरूरत मैनुअली नहीं है, उस टूल ने वीट ने सारा काम मुझे करके दिया है। सिंपल ऐसे ही काउंटर बना दिया और ये कुछ तरह से दे दिया मुझे। ठीक है, आपको यहाँ बोल भी रहा है edit src app.jsx and have save to test html।
ये भी आपका हॉट रिलोडिंग से रिलेटेड, इसका फुल फॉर्म मैं भी बोल रहा हूँ अभी फिलहाल तो, HMR हॉट मॉड्यूल रिफ्रेश अपन नहीं, ये अलग है, ठीक है ओके। बट ये काम वही कर रहा है कि आपका जो हॉट रिलोडिंग हो रही होती है, पेज रिफ्रेश हो रहा है, सेव करने पे ऑटोमेटिकली वही सेम काम ये कर रहा है। अब यहाँ पर इसको जरा सा HTML की फाइल को जरा गौर से देखते हैं। ये सब चीज़ें आप पढ़ के आ चुके होंगे। टाइटल पे आपको वीट प्लस रेक जो मिल रहा है, ये रहा यहाँ पर वीट प्लस रेक दिख रहा है यहाँ पर। मैं अगर इसको यहाँ पे ले आऊँ, राइट क्लिक करके क्लोज टैब टू द राइट, ये रहा वीट प्लस रेक, वही सेम चीज़ यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। ये वीट का बाय डिफॉल्ट आइकन यहाँ पर है, फैब आइकन, ठीक है। यहाँ पर ये आप बोलोगे सर ये बॉडी के अंदर तो सिर्फ ये लिखा हुआ है डिव है, कि बाकी सारी कहानी कहाँ से आ रही उठ के? ये आपकी जावास्क्रिप्ट के अंदर है, और वो कहाँ से उठ के आ रही है? हमने एक रूट बनाया हुआ है, बाय डिफॉल्ट बना हुआ है, और यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टाइप उसका मॉड्यूल है। SRC के अंदर आप देखो तो SRC फोल्डर के अंदर एक main.jsx की फाइल पड़ी हुई है, SRC के फोल्डर के अंदर main.jsx। तो यहाँ सारी कहानी चल रही है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में आके इसको पूरा कवर करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई समस्या तो बता दें। नहीं, गो लाइव गया, HTML की गो लाइव गया। अभी आपको वीट के प्रोजेक्ट को, रैक के प्रोजेक्ट को रन करना है, तो आप सिंपली यहाँ पर टर्मिनल में आकर अपना npm run dev वाली कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, सिंपल, क्लियर है। हमें यहाँ पे वो गो लाइव, हमने जो एक्सटेंशन देखी थी लाइव सर्वर वाली, उसकी नीड नहीं है, वो सिर्फ आपकी जो एक बेसिक HTML की फाइल होती है उसको लाइव करने के लिए, वो सिंपल, क्लियर है। एनीवन? ओके, सो यहाँ हम क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका ये SRC और पब्लिक फोल्डर को हम डिटेल में देख लेंगे, और इसके अलावा जो प्रैक्टिकल चीज़ों को भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। JSX को डिटेल में देख लेंगे, एक बेसिक कंपोनेंट किस तरह से बनता है उसको देख लेंगे, किस तरह से उसको कॉल करते हैं, ये सब चीज़ें हमारी नेक्स्ट क्लास में कवर होगी, क्लियर है। तो एक रिक्वेस्ट है यहाँ पर, जिन स्टूडेंट्स ने पीछे जावास्क्रिप्ट में जो भी खिचड़ी मचानी थी मचा दी है, रात गई बात गई, ठीक है। अब उसमें जितना मैं करवा सकता मैंने करवा दिया, करवाने को मैं और भी मजीद करवा सकता हूँ, बट अगेन टाइम का इशू है, ठीक है। अब जो वो गया, अब रैक आज फर्स्ट क्लास है आपकी, तो यहाँ से ऑनवर्ड रिक्वेस्ट है कि क्लास मिस मत करना। हर एक आने वाली क्लास पिछली क्लास से लिंक होगी आपकी, ठीक है। तो अगर पिछली चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो अगला कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो इस तरह समझ लो कि फिर आगे पूरा आपको कहीं ना कहीं वो बात अलग है, आपने एक जनरल रीज़न आपने ऑफ कर लिया और किसी दोस्त से कम्युनिकेट करके आपने वो चीज़ें समझ ली, अंडरस्टैंड कर ली, और देन क्लास में आ रहे हो तो शायद पल्ले पड़ जाए। बट अगर आपने पिछली क्लास कंडक्ट नहीं की और अगली क्लास में आके बैठ रहे हो, समझ कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो मर्जी आपकी है, और मैं रिपीट भी यहाँ पे बार बार नहीं कर सकता हूँ, जाहिर सी बात है, टाइम बाकी स्टूडेंट का भी वेस्ट होगा साथ में, क्लियर है। क्वेश्चन है तो पूछना, नहीं तो क्लास में यहाँ पे एंड करते हैं। एनीवन? भाई उर्दू